हेलो एवरीवन, इस एक कंप्लीट वीडियो में हम लोग एसक्यूएल को बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं। ये वीडियो हर उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एसक्यूएल को सीखते हुए या डेटाबेस को सीखते हुए अपना करियर बनाना चाहते हैं या एसक्यूएल की हेल्प से किसी और चीज पे जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बीटेक स्टूडेंट हो या बीसीए स्टूडेंट हो तब भी ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है। अगर आप बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हो तब भी ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है। और अगर आप डेटा एनालिटिक्स या मशीन लर्निंग में जाना चाहते हो तब भी ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि इसमें हमने एडवांस तक कवर किया है एसक्यूएल को और समझा है कि किस तरीके से एसक्यूएल काम करता है और रियल लाइफ एग्जांपल्स में एसक्यूएल कैसे रोल प्ले करता है और किस किस तरीके से आप रियल एग्जांपल्स को या रियल प्रॉब्लम्स को एसक्यूएल से सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले, अगर आप एक वेब डेवलपमेंट एस्पिरेंट हो और चाहते हो एक प्रॉपर गाइडेड मेंटोरशिप जिससे आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन पाओ और एक अच्छी जॉब गेन कर पाओ, तो WS क्यूबटेक का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स सिर्फ आपके लिए है। इस कोर्स में हम आपको 360 डिग्री फुल स्टैक के बारे में समझाते हैं। मतलब हम आपको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को कवर करते हुए फुल स्टैक कैसे काम करता है ये समझाते हैं, जिसमें हम प्रॉपरली मर्न स्टैक को यूज करते हैं, यानी मोंगोडीबी, रिएक्ट, एक्सप्रेस, नोड.js एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट.js। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो या अगर आप इस कोर्स की डेमो क्लास अटेंड करना चाहते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे आप क्लिक करके अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी टाइप की डेमो क्लास बुक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स यानी कुछ फंडामेंटल्स को समझने वाले हैं। फंडामेंटल में सबसे पहले जो चीज आती है वो है डेटाबेस। तो ये टर्म डेटाबेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि आप एसक्यूएल को सीखने जा रहे हो। तो डेटाबेस क्या करता है? तो डेटाबेस एक कलेक्शन होता है जिसमें डेटा और इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से सेव किए जाते हैं या रिकॉर्ड किए जाते हैं कि उनको इजीली एक्सेस किया जा सके। तो इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में हम लोग अगर समझे, तो जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो और अपना अकाउंट बनाते हो, लेट्स से आप wscubetech.com पर गए और wscubetech.com पर जाकर आपने किसी एक कोर्स पर जाके इंक्वायरी पे क्लिक किया, या लेट्स से आप instagram.com पे गए और वहां पर आप अपना एक अकाउंट बनाना चाह रहे हो। इन सभी जगहों पर आप अल्टीमेटली डेटा फीड कर रहे हो। मतलब आप जब भी एक फॉर्म फिल करते हो तब अल्टीमेटली आप एक डेटा फीड करते हो, और वो जो डेटा आपने फीड किया है वो डेटा कहीं ना कहीं जाके स्टोर किया जाता है, और कुछ इस तरीके से स्टोर किया जाता है कि वहां से कभी भी उस डेटा को इजीली एक्सेस किया जा सके, यानी रिट्राइव किया जा सके, उस डेटा को पढ़ा जा सके, उस डेटा में कुछ अपडेशंस किए जा सके, उस डेटा को डिलीट किया जा सके, या उस डेटा पे कोई भी कैलकुलेशन लगाई जा सके। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोले तो डेटा को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करना कि उसको इजीली एक्सेस यानी उसको इजीली यूज किया जा सके, उस चीज को डेटाबेस बोला जाता है। यानी जिस जगह पे उस डेटा को सेव किया जाता है या जिस जगह पे उस डेटा को सेव या रिकॉर्ड किया जाता है या स्टोर किया जाता है, उस चीज को डेटाबेस बोला जाता है। इसको थोड़ा और इजी लैंग्वेज में समझने के लिए, हम सब लोग स्कूल्स गए हैं, तो हमने स्कूल में हमारे अटेंडेंस रजिस्टर्स देखे होंगे। अब जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, वो अटेंडेंस रजिस्टर आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा कि आपके यहाँ पर रोल नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है, और आज की जो डेट है, लेट्स से आज है 11 मई, तो आज की डेट के आगे यहाँ पर आपके नाम के आगे कुछ इस तरीके से अटेंडेंस लगती जाएगी और आपके रोल नंबर्स होंगे, और जो भी आपके टीचर होंगे वो एब्सेंट प्रेजेंट इस तरीके से मार्क करते जाएंगे। इस चीज को भी डेटाबेस बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, और इस डेटा को आप इसलिए स्टोर कर रहे हो ताकि फ्यूचर में कोई भी ऑपरेशन किया जा सके इस पे और इसके थ्रू कोई डिसीजन लिया जा सके। तो इवेंचुअली हर जगह जहां पर भी डेटा को सेव करके रखा जाता है, उस चीज को डेटाबेस बोला जाता है। अब जब हम इस चीज को डिजिटली करने लग जाते हैं, मतलब कि अगर हम लोग डिजिटल मीडियम से इस ऑपरेशन को करते हैं, तो उस चीज को हम सॉफ्टवेयर बेस्ड डेटाबेस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जो अटेंडेंस आपका स्कूल में एक रजिस्टर में मेंटेन होता था, वो आप जैसे ही कॉलेज में गए या जैसे आप ऑफिस में गए तो थंब इम्प्रेशन मशीन आ जाती है, यानी आपने अपना बायोमेट्रिक पंच किया और आपके अटेंडेंस अपने आप लग गई। इस चीज को भी डेटाबेस बोला जाता है। मतलब वो भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डेटाबेस में ही सेव हो रहा है। बट उन दोनों डेटाबेसेस को मैनेज करने का जो डिफरेंस है, उसके बेस पे वो अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं। मतलब ये जो आपका डेटाबेस है ये मैनुअल मैनेज हो रहा है, और ये जो डेटाबेस है यानी जहां पर आप थंब इंप्रेशन दे रहे हैं या आप बायोमेट्रिक लगा रहे हैं, उस डेटाबेस को डिजिटली मैनेज किया जाता है। तो जब डिजिटली डेटाबेस मैनेज किया जाता है, तो एक और टर्म कॉइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस वो जगह जहां पर डेटा को सेव किया गया है।
अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। अगर इन 3 वर्ड्स को पहले हम लोग समझें तो डेटाबेस हम लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी कि एक कलेक्शन होता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज पे कोई ऑपरेशंस कर पाना, उस चीज को मैनेजमेंट बोला जाता है। मैनेजमेंट यानी उस डेटा को संभाल के रखना, उस पे नेक्स्ट कभी कुछ काम हो तो वो करना। इसको भी एक एग्जांपल के जैसे समझते हैं कि मान लो कि एक स्कूल है और स्कूल में एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट स्कूल में सारे ऑपरेशंस कैसे रन होंगे उनको मैनेज करता है, ये उनको संभालता है। तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बना हुआ एक सिस्टम है ये, जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है और उसकी मदद से आप डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो। यू कैन मैनेज योर डेटाबेस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम लोग समझे तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से मैं मेरे डेटाबेस को मैनेज कर पाऊंगा। तो इसको कुछ ऐसे समझते हैं हम लोग कि ये आपका डेटाबेस है जहां पर आपका डेटा सेव किया गया है। ओके, और इस डेटाबेस से आप कोई डेटा रीड करना चाहते हो। मान लो कि आप एक वेबसाइट पे जाते हो और आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हो। तो ये आपने अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दी और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड डाल दिया। अब ये ईमेल आईडी और पासवर्ड इस डेटाबेस से चेक होंगे कि क्या आप एक ऑथेंटिक यूजर हो, और अगर आप ऑथराइज हो जाते हो तभी आप वेबसाइट में लॉग इन कर पाओगे। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा। बट ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को अगर डेटाबेस से बात करनी हो तो ये कभी भी डेटाबेस से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर बीच में आता है जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो हम इस सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करेंगे और ये सॉफ्टवेयर अल्टीमेटली डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा। तो हम इस सॉफ्टवेयर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेट्स से कि ये मेरा यूजर नेम पासवर्ड है, इस यूजर नेम पासवर्ड को लो और डेटाबेस से चेक करके लाओ कि क्या इस यूजर नेम पासवर्ड का कोई यूजर एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको क्या करवा देंगे, लॉगिन करवा देंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस पे ऑपरेशंस कर सकते हैं। डेटा यहां स्टोर हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि डेटा क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर हो रहा है, नहीं। डेटा यहां स्टोर हो रहा है आपके डेटाबेस में। डेटाबेस से जो डेटा है उसको मैनेज करना, यानी डेटाबेस के डेटा को रीड राइट अपडेट डिलीट करना, यानी 4 ऑपरेशंस जो होते हैं, क्रिएट, जिनको क्रोड ऑपरेशंस बोला जाता है, रीड और अपडेट डिलीट, ये जो 4 ऑपरेशंस हैं, ये मेजरली करवाने का जो काम है वो किसका होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है। तो थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है और डेटाबेस वो जगह है जहां डेटा मैनेज होता है। अब जब भी मुझे उस डेटाबेस से कुछ भी डेटा रीड या राइट करना है या फिर डिलीट करना है तो मैं मैनेजमेंट सिस्टम को बीच में लेके आऊंगा और मैं मैनेजमेंट सिस्टम को रिक्वेस्ट करूंगा और मैनेजमेंट सिस्टम जाके डेटाबेस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यहां तक आप लोगों को बेसिक ये समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और हम ये समझते हैं कि डेटाबेस सिस्टम्स किस किस टाइप के होते हैं। तो डेटाबेस को जब आप मैनेज करते हो तो किस किस टाइप से आप डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो। तो 2 तरीके से डेटाबेस मैनेज किया जा सकता है। पहला तरीका होता है रिलेशनल, दूसरा तरीका होता है नॉन रिलेशनल। रिलेशनल डेटाबेस यानी ऐसा डेटाबेस जो टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। तो टेबल्स किसको बोला जाता है, टेबल्स यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। मतलब ये मेरा एक स्ट्रक्चर बना लिया मैंने जिसमें मेरे पास रोज और कॉलम्स होंगे और इस चीज को हम टेबल बोलेंगे। तो जब भी आप डेटा को टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करते हो तो वो एक रिलेशनल डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका एक रिलेशनल डेटाबेस है। लेकिन जब भी आप डेटा को नॉन रिलेशनल की बात कर रहे होते हो तब वो सेव होता है डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में। यानी अगर मैं बात करूं कि किसी चीज को इस तरीके से सेव किया गया है, यहाँ पर जैसे हमारे पास आईडी होती है, यहाँ पर हमारे पास नेम होता है, यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए एज है, यूजर की ये आईडी हो गई, ये नेम हो गया और इसकी कुछ रेलेवेंट एज भी हो सकती है। तो ये टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर हुआ है तो ये रिलेशनल डेटाबेस है। बट वही डेटा यहाँ पर कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स में सेव होगा। तो ये जो डेटा है वो टेबल में सेव नहीं हो रहा है, वो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है, इसलिए ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। तो रिलेशनल और नॉन रिलेशनल 2 तरीके के डेटाबेसेस होते हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस के एग्जांपल है माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओरेकल, माइस्क्यूएल सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये रिलेशनल डेटाबेसेस के एग्जांपल्स हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के एग्जांपल्स जो है मोंगोडीबी, काउच बेस सर्वर या फायरबेस का जो डेटाबेस होता है वो होते हैं।
तो ये दो तरीके से आप डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो, रिलेशनली या नॉन रिलेशनली। अब जिस तरीके से आप डेटाबेस मैनेज करते हो उस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना होता है और उस तरीके से ही सारी चीजें एग्जीक्यूट होती है, यानी कमांड्स उसी तरीके से लिखे जाते हैं या जो भी आप कोड लिखते हो वो उसी तरीके से एग्जीक्यूट करता है। और इस पूरे कोर्स में, इस पूरे वीडियो में हम लोग रिलेशनल डेटाबेस पे फोकस करने वाले हैं और इस रिलेशनल डेटाबेस में हम स्पेसिफिकली माई एसक्यूएल को यूज करने वाले हैं और माई एसक्यूएल की हेल्प से ये सब कुछ सीखने वाले हैं। तो जब भी आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे इस पूरे वीडियो के थ्रू, वो पूरा ऑपरेशन MySQL पे होने वाला है और रिलेशनल डेटाबेस पे होने वाला है। तो क्योंकि हम MySQL को यूज कर रहे हैं, MySQL एक तरीके की सर्विस है और इस सर्विस को हम यूज कर रहे हैं, या एक थोड़ा सा प्रॉपर हम इसको बोले तो ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है और हम इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए हमें एक और चीज अच्छे से समझ आनी चाहिए या एक और चीज अच्छे से पता होनी चाहिए, वो है एसक्यूएल। एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो जैसे हमने यहाँ पर बात की कि हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेज करने वाले हैं और रिलेशनल डेटाबेस में हम एक प्लेटफॉर्म यूज करेंगे MySQL का। अब जब भी आप कंप्यूटर पे, यानी जब भी आप किसी भी सिस्टम पे कोई भी काम करना चाहते हो, तब आपको उस कंप्यूटर से कुछ कम्युनिकेट करना पड़ता है, यानी कुछ बात करनी पड़ती है, कुछ कन्वर्सेशन होती है आपकी और कंप्यूटर की। वो कन्वर्सेशन किस टाइप की होती है? मान लो कि मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक HTML का वेब पेज बना रहा हूँ। तो उस HTML के वेब पेज पे मैं जैसे आपको यहाँ से ये ओपन करके दिखाता हूँ wscubetech.com। तो अगर मैं ये वेब पेज बनाना चाहता हूँ तो इस वेब पेज को बनाने के लिए मुझे मेरे इस ब्राउजर से कुछ बात करनी पड़ेगी। मतलब मुझे इस ब्राउजर को समझाना पड़ेगा कि भैया इस जगह पे ये आना चाहिए, ये टेक्स्ट इधर आना चाहिए, ये इमेज इधर आनी चाहिए, ये पैराग्राफ यहाँ आना चाहिए। तो वो सारी चीजें मैं डेटाबेस के साथ कैसे करूंगा? तो उसके लिए मैं यूज करूंगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेजेस बोलते हैं हिंदी इंग्लिश, वैसे ही ये वो लैंग्वेज है जो हमारे डेटाबेस से बात करने में हेल्प करेगी। तो हम एसक्यूएल को यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज करेंगे हमारे रिलेशनल डेटाबेस को कमांड्स देने के लिए, रिलेशनल डेटाबेस को ये बताने के लिए कि अभी मुझे ये काम करवाना है। कमांड्स का मतलब ये है कि आप सिंपली उसको बोलोगे कि मेरे लिए डेटाबेस बना दो, मेरे लिए डेटा निकाल के ले आओ, ये यूजर नेम पासवर्ड मैच कर लो, इस यूजर को डिलीट कर दो, इस पर्टिकुलर यूजर के स्कोर अपडेट कर दो। मान लो आप कोई गेमिंग एप्लीकेशन खेल रहे हो और आपका स्कोर चेंज हो रहा है, वो सब कुछ अगर रिलेशनल डेटाबेस में मैनेज हो रहा है तो एसक्यूएल, ये जो आपकी लैंग्वेज है, यही उसको मैनेज कर रही होगी, जो कि है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो मोटे मोटे लेवल पे आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि एसक्यूएल जो है वो एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ? रिलेशनल डेटाबेस मैनेज कर सकता हूँ। तो इसको मैं वापस से आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ कुछ डॉट्स हैं जो आपको कनेक्ट करना है। आप क्या मैनेज करना चाहते हो? डेटाबेस। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स दो तरीके के होते हैं, रिलेशनल या नॉन रिलेशनल। आप दोनों में से किसी भी को मैनेज कर सकते हो। आप मैनेज करने वाले हो किसको? रिलेशनल डेटाबेस को। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेज करेंगे। अब रिलेशनल डेटाबेस के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, तो आप क्या करोगे? आप MySQL को प्रेफर करोगे, यानी MySQL को यूज करोगे रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। अब MySQL को जब आप यूज करोगे तो आप कमांड्स किस में दोगे? आप बात किस में करोगे? आप लिखोगे क्या? तो आप लिखोगे SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इस तरीके से डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि SQL का यूज करते हुए मैं MySQL को कुछ कमांड्स दूंगा ताकि वो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज कर सके और मैं अपने सारे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट के ऑपरेशंस और बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं वो हम लोग कर सकें। तो ये आपके बेसिक्स हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि किस किस टर्म को क्या बोला जाता है और उस टर्म का एक्चुअल मतलब क्या होता है। क्योंकि मोस्टली लोग तो इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली डेटाबेस में डेटा सेव हो रहा है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सेव हो रहा है। एसक्यूएल क्या है? MySQL क्या है? क्या MySQL एक लैंग्वेज है? क्या एसक्यूएल एक लैंग्वेज है? ये सारे क्वेश्चंस माइंड में चलते रहते हैं। तो ये जो पहला अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स वाला पार्ट था, उसमें आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज ये है, यानी MySQL कोई लैंग्वेज नहीं है, एसक्यूएल इज द लैंग्वेज। MySQL एक प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म क्या करता है? रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज में आता है। इस तरीके से आप लोगों को ये एक प्रॉपर आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आपका डेटा मैनेज होने वाला है। अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल के कुछ अलग अलग कमांड्स होते हैं। ये सारे कमांड्स हम इस पूरे कोर्स में या इस पूरे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जो एसक्यूएल के कमांड्स हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज होती है। यहाँ पर सॉरी, डेटा डेफिनेशन ही लिखा हुआ है,
ये डेटा क्वेरी है, तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। अभी आप लोगों को ये टर्म्स थोड़े से भारी लग सकते हैं, बट डोंट वरी, जब तक ये वीडियो खत्म होगा आपको ये हर एक टर्म का मतलब पता होगा एंड इस टर्म को आप एक्सप्लेन भी कर पाओगे लोगों को, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली पता होगा कि कैसे चीजें काम करती है। तो आपको बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है और एक एक करके ये सारी चीजें हम यूज करेंगे। यानी डेटा डिफाइन करने के लिए क्या कोड लिखना पड़ता है। डिफाइन का सिंपल सा मतलब है कि आप कुछ परिभाषा दे रहे हो, तो डिफाइन करने के लिए क्या कोड लिखना पड़ता है, क्वेरी करने के लिए क्या कोड लिखना पड़ता है। मैनिपुलेशन का सिंपल सा मतलब होता है चेंजेस, तो अगर कुछ चेंजेस करना है तो क्या कोड लिखना पड़ता है। कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर मैं चाहता हूं कि कोई मेरा डेटा यूज कर पाए, कोई ना कर पाए, किसी को एक्सेस देना है, किसी को नहीं देना है, तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है या डेटा कंट्रोल के कमांड्स हैं। और ट्रांजैक्शन कंट्रोल यानी कि जब डेटा मेरा ऐड, अपडेट, डिलीट या कुछ होगा, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाना। तो जब डेटा ट्रांजैक्ट होगा तब मुझे अगर कुछ कंट्रोल करना है, तो इस तरीके से मैं एसक्यूएल को इन 5 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके यूज कर सकता हूं। अब ये 5 अलग अलग हिस्से कैसे काम करते हैं, ये आपको इस पूरे वीडियो के एंड पे अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये वीडियो का फर्स्ट हिस्सा है जिसमें आपने बेसिक्स अच्छे से समझ लिए हैं और आई होप आपको ये फ्लो भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। सो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले, अगर आप एक वेब डेवलपमेंट एस्पिरेंट हो और चाहते हो एक प्रॉपर गाइडेड मेंटोरशिप जिससे आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन पाओ और एक अच्छी जॉब गेन कर पाओ, तो WS क्यूबटेक का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स सिर्फ आपके लिए है। इस कोर्स में हम आपको 360 डिग्री फुल स्टैक के बारे में समझाते हैं। मतलब हम आपको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को कवर करते हुए फुल स्टैक कैसे काम करता है ये समझाते हैं, जिसमें हम प्रॉपरली मर्न स्टैक को यूज करते हैं, यानी मोंगोडीबी, रिएक्ट, एक्सप्रेस, नोड.js एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट.js। सो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो या अगर आप इस कोर्स की डेमो क्लास अटेंड करना चाहते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे आप क्लिक करके अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी टाइप की डेमो क्लास बुक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम जो पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे वो हमारा इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है। क्योंकि हम लोगों को MySQL को यूज करना है, तो MySQL को यूज करने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत है। पहला तो है MySQL का सर्वर और दूसरा है वो इंटरफेस जिसकी हेल्प से मैं यूज कर पाऊंगा। तो मैं आपको सर्वर और इंटरफेस का भी थोड़ा सा डिफरेंस पहले समझा देता हूं। सर्वर का मतलब वो सॉफ्टवेयर जो मेरे सारे काम करवाएगा, बट उस सॉफ्टवेयर को चलाऊंगा कैसे, तो उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए चाहिए होता है इंटरफेस। मतलब इसको आप बहुत इजी लैंग्वेज के साथ समझ सकते हो। आपके पास में होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, या उसको थोड़ा सा और नॉर्मल समझे तो मैं एक कंप्यूटर चला रहा हूं, तो कंप्यूटर पे मैं हार्डवेयर की हेल्प से कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास सीपीयू है, रैम है, मेरे पास में हार्ड डिस्क है। अब इन सबको यूज करूंगा कैसे मैं? क्या मैं इनसे डायरेक्ट बात कर सकता हूं? नहीं। तो मुझे चाहिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो इंटरफेस है। यानी मेरा जो विंडोज है या मेरा जो मैक ओएस है, वही तो मेरा इंटरफेस है। उसी से तो मैं इसको कमांड दूंगा। यानी कि जैसे मुझे कोई कमांड देना है कि एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में मुझे कमांड देना है कि मतलब 2+2 बताओ, तो कैलकुलेटर में आपने देखा होगा एक चिप लगी होती है। क्या आप उस चिप से बात कर सकते हो? नहीं। तो वहां पर कुछ बटन्स होते हैं, आप उन पे क्लिक करते हो या उन पे दबाते हो, तब जाके वो आपको 2+2 4 करके देता है। ये सर्वर और इंटरफेस का डिफरेंस है। सर्वर विल एग्जीक्यूट थिंग्स, यहां पर क्या होगी, चीजें एग्जीक्यूट होगी। बट इंटरफेस पे क्या होगा, इंटरफेस से आप कमांड्स दे पाओगे। ठीक है, तो सर्वर को कमांड देने के लिए हमें इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। तो अभी हम सर्वर और इंटरफेस इन दोनों चीजों को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आपको सिंपली अपने ब्राउजर पे आ जाना है, जो भी ब्राउजर आप लोग यूज करते हैं, और वहां पर आपको लिखना है आके MySQL। ठीक है, तो जैसे आप MySQL लिखेंगे, कुछ इस तरीके से आप सबसे पहले एक वेबसाइट पे आ जाएंगे और ऊपर ही आपको दिख रही होगी www.mysql.com। इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये MySQL की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां से आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखेगा और डाउनलोड्स में आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको एक ऑप्शन दिखेगा MySQL कम्युनिटी डाउनलोड्स। ओके, तो इस पे चले जाना है आपको। यहां आपको दो चीजें दिखेगी, कम्युनिटी सर्वर एंड वर्कबेंच। वर्कबेंच इज द इंटरफेस, कम्युनिटी सर्वर सर्वर है। ठीक है, तो मैं दोनों को पैरेलली खोल लेता हूं। राइट क्लिक ओपन इन न्यू लिंक, राइट क्लिक ओपन इन न्यू लिंक। ठीक है, सो दिस इज माय सर्वर एंड दिस इज माय वर्कबेंच, यानी जहां से मेरा इंटरफेस कंट्रोल होने वाला है। वैसे तो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि आपका कौन सा वर्जन काम करेगा और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन केस ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो आप खुद से यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं और यहाँ से
इसका इंस्टॉलर जो है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं, नो थैंक्स, जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो ये आपके लिए इसको डाउनलोड कर देगा। अब अगर आप मैक ओएस को भी यूज कर रहे हैं तो भी ये इसी तरीके से काम करता है। मैक ओएस में बस डाउनलोड करने के बाद के जो स्टेप्स होते हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगे कि किस किस तरीके से डाउनलोड होके इंस्टॉलेशन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आपको इस पे क्लिक कर देना है और एक पॉपअप आ जाएगा जो कि आपको इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करो, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। तो हम यहाँ पर आएंगे और सिंपली कंप्लीट पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट जाके इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देंगे। डिपेंडिंग ऑन सिस्टम टू सिस्टम ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। बाय द टाइम आप चाहें तो साइड में जो विंडो खोल रखी थी हम उसमें से जाके हमारे इस वर्क बेंच को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक पॉपअप आ चुका है जिसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और ये मेरे इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर देगा। तो पीछे इंस्टॉलेशन चल रहा होगा। ठीक है, अब जैसे इंस्टॉलेशन हो जाए वैसे ही आपको रन माइस्क्यूएल कॉन्फ़िगर इस पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल सा मतलब है कि कुछ बेसिक एलिमेंट्स मुझे यहाँ से पहले से सेट करने होंगे कि इस तरीके से यूज होना चाहिए। तो वेलकम पे आ गए, आप नेक्स्ट पे चले जाओ। यहाँ से इसने बता दिया है कि इस जगह पे सर्वर इंस्टॉल्ड है। आप देख सकते हो कि सर्वर आपका कहाँ इंस्टॉल हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो पोर्ट कौन सा सिलेक्ट करना है, ये पोर्ट इसने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लिया है। बहुत टेक्निकल चीजें पे आपको नहीं जाना है, आपको बस दो चीजें यहाँ पर डालनी है। मतलब कि माइस्क्यूएल का रूट पासवर्ड क्या होगा और पासवर्ड रिपीट कर देना है। तो पासवर्ड कुछ ऐसा ही रखना है जो आप लोगों को याद रहे, या फिर अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा पासवर्ड रखा है तो उसको कहीं ना कहीं सेव कर लेना है। अगर कोई आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हो तो मैंने एक पासवर्ड रख दिया है और ये बोल रहा है वीक पासवर्ड। तो ठीक है, ऑल दो वीक है बट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट पे चले जाते हैं, एक्सेप्ट तो हो गया है। ओके, और नेक्स्ट 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 करके यहाँ से आ जाते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो हमने एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दिया। तो कुछ बेसिक और सेटअप्स होंगे वो ये एग्जीक्यूट कर लेगा और बाय द टाइम आप अपने वर्क बेंच को भी इंस्टॉल कर सकते। डाउनलोड पे क्लिक कर दो तो यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा और ठीक है, मेरे ख्याल से ये हो चुका है एंड कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। आप इस पे फिनिश कर दो। ठीक है, तो आपका सर्वर कॉन्फ़िगर हो चुका है। मतलब अभी आप कुछ चला नहीं सकते, अभी आपका सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया है, सर्वर रखा हुआ है। बट अब मैं आ जाता हूँ जो मेरा वर्क बेंच जो इंटरफेस है उसको यूज करने के लिए। तो यहाँ से नेक्स्ट 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 करते जाते हैं, कंप्लीट पे क्लिक कर दो, इंस्टॉल पे आ जाओ। तो ये सब कुछ सी ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है, तो मेक श्योर कि सी ड्राइव आपकी इनफ खाली हो कि ये सब कुछ इंस्टॉल हो पाए। ठीक है, तो वर्क बेंच भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है और क्लिक करूंगा तो ये अभी वर्क बेंच मेरा ओपन हो जाएगा। इन केस ये अपने आप ओपन नहीं होता, आप स्टार्ट में जाके सर्च कर सकते हैं वर्क बेंच को और यहाँ से आपको वर्क बेंच मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा कुछ इस तरीके से ये एक पहला इंटरफेस है जिसमें एक इंस्टेंस बना हुआ है और रूट से कनेक्ट करने के लिए लिखा हुआ है। इन केस आपके इंस्टेंस नहीं बना हुआ था तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, हम लोग एक कनेक्शन का नाम देंगे जैसे न्यू इंस्टेंस और यहाँ से हम जो यूजर नेम है वो रखेंगे। ठीक है, स्टोर्ड इन वॉलेट और जो भी मैंने पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड मैं यहाँ डाल देता हूँ और इस पे भी मैं क्लिक करके एक न्यू कनेक्शन बना लूंगा। ठीक है, तो ये मेरा न्यू कनेक्शन है और इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू एनीवे पे क्लिक कर सकते हैं आप। ओके, और ये कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश हो चुका है और आप अपने वर्क बेंच पे आ चुके हो। वर्क बेंच यानी वो इंटरफेस जहां से अब हम अपना कमांड चलाना शुरू कर सकते हैं। इसको थोड़ा हम बेसिक लेवल पे समझ लेते हैं। तो अब अगर आप यहाँ देखो तो आप एक इंस्टेंस में कनेक्ट हो चुके हो और यहाँ पर आपके पास एक नेविगेटर विंडो है, एक क्वेरी विंडो है, एक एसक्यूएल एडिशनल विंडो है और एक आउटपुट विंडो है। मेजरली हमारे काम की दो विंडोज हैं, जो एक हमारी क्वेरी विंडो है ये हमारे काम की है और एक हमारी आउटपुट विंडो हमारे काम की है। बाकी सब कुछ जैसे यहाँ पर साइड में आपके डेटाबेसेस आते जाएंगे सारे, वो आपको देखने के लिए काम में आएंगे कि डेटाबेस कौन कौन से मेरे पास बने हुए हैं। जैसे अभी सर्वर का स्टेटस क्या है, डेटा एक्सपोर्ट करना है या मैं अगर यहाँ से कुछ डेटा लाना चाहता हूँ, तो कई सारे कमांड्स हैं जो आपको अभी ऐसे काम के नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से स्कीमास पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप दो ऑप्शंस देख पा रहे होगे। तो स्कीमास हमारे मेन काम की चीज है। स्कीमा में एक SYS करके आपको डेटाबेस दिख जाएगा। इस डेटाबेस में कुछ ऐसे टेबल्स सेव्ड हैं जो हमारे काम की नहीं है लेकिन आपके सर्वर के काम की है। तो आप इन डेटाबेस की टेबल्स को बिल्कुल भी कुछ नहीं करोगे, ना इनको डिलीट करने की कोशिश करोगे, ना इन पे कोई और ऑपरेशंस करने, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है आपका ये सर्वर क्रैश हो जाए, री इंस्टॉल करना पड़े। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा इंटरफेस है। अभी जैसे हम इसको यूज करेंगे और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, बट दो तीन एंड्स पे आपको ध्यान रखना होगा। पहला आपका क्वेरी विंडो, दूसरा आपका आउटपुट विंडो और तीसरा आपका स्कीमास,
जहां पर आपके डेटाबेसेस के नाम दिखेंगे। अब क्योंकि हमारा वर्कबेंच यानी हमारा इंटरफेस और सर्वर दोनों इंस्टॉल हो चुका है, तो हम रेडी हैं अब एक्चुअल एसक्यूएल की क्वेरीज यानी कमांड्स लिखने के लिए। तो अब नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं हम लोग। तो इस पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को हम समझेंगे और ये समझेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक वर्ड अभी सुना होगा, डेटाबेस। ये जो डेटाबेस वर्ड है, ये हम लोगों ने देखा कि डेटाबेस जहां पर डेटा आप सेव करके रख सकते हो, लेकिन डेटाबेस को सेव किस तरीके से किया जाता है, तो रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को सेव किया जाता है टेबल्स के फॉर्मेट में। एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स हो सकती है, उनका कोई लिमिट नहीं है। एक डेटाबेस में एक या एक से ज्यादा कितनी भी टेबल्स आप बना सकते हो, और वो टेबल्स हमेशा रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में होती है, जिनमें रोज में आपके डेटा को स्टोर किया जाता है। यानी जो डेटा रो में सेव किया गया है वो एक रिकॉर्ड है। यानी कि मैं यहाँ पर 1 2 3 जब नाम डालता हूँ और मैं यहाँ पर राम श्याम या कोई भी नाम डाल देता हूँ, जॉन जैनी कुछ भी, तो ये जो नाम है या इनकी ईमेल आईडीज कुछ भी यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं, ये जो नाम हमने डाले हैं ये एक एक रिकॉर्ड है। यानी एक यूजर की या एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है ये। ऑन द अदर हैंड सेम ऐसे ही एक टेबल के अंदर कुछ और सेव किया जा सकता है। मान लो इन लोगों की फीसेस, तो यहाँ पर फीस में लेट से किसी ने 10K का अमाउंट दिया है, किसी ने 20K का अमाउंट दिया है, किसी का 15K का अमाउंट है, किसी का मोड कैश है, किसी का मोड ऑनलाइन से किसी ने पेमेंट किया है, तो यहाँ पर किसी का ऑनलाइन मोड है, और कुछ भी जो भी मोड हम चेक वगैरह भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होती है और उन टेबल्स के अंदर रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में डेटा को सेव किया जाता है। ये जो आपको दिख रही है हॉरिजॉन्टल, ये रोज होती हैं, और ये जो वर्टिकल आपको दिख रहे हैं ये कॉलम्स होते हैं। ये रोज और कॉलम्स एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर भी जैसे कि इस यूजर 1 का नाम क्या है और इसकी ईमेल आईडी क्या है, इस यूजर 2 का नाम क्या है और इसकी ईमेल आईडी क्या है। तो इस तरीके से डेटाबेस के अंदर टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर किया जाता है। स्पेशली रिलेशनल डेटाबेस की बात हो रही है यहाँ पे। अब इसको भी थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं और हम समझते हैं कि लेट से कोई पर्सन है, जैसे मैं अपना ही नाम यहाँ पर ले लेता हूँ। तो मेरे पास में मेरे 2 ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मेरी एक स्कूल है, स्कूल चला रहा हूँ मैं, और एक मैं कॉलेज चला रहा हूँ। ठीक है, तो 2 चीजें मैं रन कर रहा हूँ, स्कूल और कॉलेजेस। अब जो स्कूल मैं चला रहा हूँ या मैं कॉलेज जो चला रहा हूँ, क्या मैं उनका कॉमन डेटाबेस ही बनाऊंगा? तो इसका आंसर है नो। स्कूल का एक अलग इंडिविजुअल डेटाबेस होगा जो सिर्फ स्कूल के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और सेम मेरा कॉलेज के लिए जाएगा, कॉलेज का एक अलग डेटाबेस होगा जो कॉलेज के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब स्कूल के डेटाबेस में स्कूल की अपनी अलग टेबल्स होगी, जैसे स्कूल में हमारे स्टूडेंट्स होंगे, और स्टूडेंट्स में जो स्टूडेंट्स का डेटा है उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, ये स्टूडेंट्स की टेबल का स्ट्रक्चर अलग होगा, क्योंकि स्टूडेंट की कुछ इंफॉर्मेशन जो है, या हम बात करें कि कॉलेज में भी स्टूडेंट्स होते हैं, आप कहोगे सर कॉलेज में भी तो स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो कॉलेज में भी स्टूडेंट्स ही हैं। ये कॉलेज के स्टूडेंट की टेबल है और ये स्कूल के स्टूडेंट की टेबल है। बट जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ये एक अलग डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक अलग डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कि स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन पे वो चीजें लागू ही ना होती जो कॉलेज के स्टूडेंट पे हो, तो इसीलिए डेटाबेस हमेशा सेपरेट बनाए जाते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि एक सिंगल पर्सन, लेट से मैं इसको और थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं, तो हमारे कुछ स्किल सेंटर्स भी हैं। अब मैं यहां से एक इंडिविजुअल पर्सन से हटा के एक ऑर्गेनाइजेशन पे आ गया। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास में, ऑल्दो हमारे कॉलेज स्कूल्स नहीं है, हम डेडिकेटेडली अपस्किलिंग पे काम करते हैं, तो हमारे स्कूल, कॉलेजेस और स्किल सेंटर ये तीनों हैं। अब हम स्किल सेंटर का भी एक अलग डेटाबेस बनाएंगे, या यहाँ पर भी हमारा एक डेटाबेस पूरा अलग रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हमेशा डेटाबेसेस को अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। स्कूल का अलग डेटाबेस रहेगा, कॉलेज का अलग रहेगा, और स्किल सेंटर का जो डीबी होगा वो अलग रहेगा। इसमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका डेटा अलग मेंटेन होगा, इसमें जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं उनका डेटा अलग मेंटेन होगा, और इसमें जो मेंटोर्स पढ़ा रहे हैं उनका डेटा अलग मेंटेन होगा। तो इस तरीके से जितने डेटाबेसेस बनेंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगे कि आपकी कितनी नीड्स हैं। तो आपकी स्कूल का अलग डेटाबेस, कॉलेज का अलग डेटाबेस और स्किल सेंटर का अलग डेटाबेस बनेगा। और डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स बन सकती है, जैसे हमने यहाँ पर डेटाबेस बनाया और टेबल्स बनाई, डेटाबेस बनाया, टेबल्स बनाई, डीबी बनाया, और अंदर हमने टेबल्स बनाई है। तो ये कहानी है, ये बेसिक कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। डेटाबेस क्या होता है, टेबल्स क्या होती है,
रो क्या होता है, कॉलम क्या होती है और एक रिकॉर्ड किस चीज को बोला जाता है। तो अब जैसे आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं और हम डेटाबेस बनाने की कुछ बेसिक क्वेरीज की बात करते हैं। टेबल अभी नहीं बनाएंगे हम लोग, अभी बस मैं आपको डेटाबेस बनाने की सारी क्वेरीज बताऊंगा। तो डेटाबेस बनाने के लिए आप अपने वर्कबेंच पे आ जाओ, क्योंकि हमने बात की थी कि सर्वर हमने इंस्टॉल कर लिया है, ये हमारा इंटरफेस है जहां से हमारे सारे काम होने वाले हैं। और अभी के लिए मुझे फिलहाल इस चीज की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको चाहूं तो यहाँ से पूरा हटा सकता हूँ या यहाँ पर क्लिक करके ये पूरा बंद भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो भी कमांड मुझे लिखना होगा वो यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो कंट्रोल के साथ अपने कर्सर को अप या डाउन करोगे तो इस तरीके से जूम इन हो जाएगा, और ये मैंने जूम कर लिया है। अब सबसे पहले मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। तो उस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस, और जो भी डेटाबेस का नाम रखना है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो क्योंकि हम स्कूल, कॉलेज, स्किल सेंटर ये सब बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बोल देते हैं क्रिएट डेटाबेस। और डेटाबेस का नाम आपको क्या रखना है वो आपको बता देना है। तो मुझे डेटाबेस का नाम रखना है लेट्स से स्कूल। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस स्कूल ये मैंने बना दिया, और ऊपर एक ऑप्शन है जिस पे आप क्लिक करके इसको यहाँ से रन कर सकते हैं। तो क्लिक किया तो आप यहाँ पर नीचे देख पाएंगे कि यहाँ एक ग्रीन टिक आ गया है, यानी ये आपकी आउटपुट विंडो है। जो भी आपने कमांड यहाँ चलाया उसका आउटपुट यहाँ आता है। तो ग्रीन टिक आ गया और लिखा हुआ है क्रिएट डेटाबेस स्कूल। ये आपने क्वेरी चलाई थी, ये क्वेरी चल गई है, और ये आपका क्या है, एक रो इफेक्ट हुई है। अब इस चीज को मैं यहाँ स्कीमाज में कैसे देखूं, तो यहाँ पर ऊपर एक रिफ्रेश का ऑप्शन है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं स्कूल नाम से एक डेटाबेस बन चुका है। इस स्कूल वाले डेटाबेस में अभी कोई टेबल नहीं है हमारे पास, क्योंकि टेबल हम इसके बाद बनाना सीखेंगे। तो स्कूल नाम का मैंने एक डेटाबेस बना लिया। ऐसे ही मैं कॉलेज नाम से एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, तो क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पर मैं कॉलेज नाम दे देता हूँ इसको। ओके, अब एक चीज और अच्छे से आपको ध्यान रखनी है, जो कि हमने पहला कमांड चलाया था तब हमने नहीं भी ध्यान रखी तो भी चलेगा, बट अगर आपके मल्टीपल कमांड्स हैं तो एसक्यूएल को समझ कैसे आएगा कि कौन सा कमांड किसकी बात कर रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सेमीकोलन से इस पीछे वाले कमांड को क्लोज करना, और ये आपको हैबिट बना लेनी कि हर कमांड को मैं सेमीकोलन से क्लोज करूंगा। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ क्रिएट डेटाबेस कॉलेज, और अगर मैं इस कमांड को फिर से रन करता हूं तो एक कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कौन सी एग्जीक्यूट हुई? क्रिएट डेटाबेस स्कूल। ये वाली जो है ये आपने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, बट यही एरर दिखा रही है। तो जब यही वाली एरर दिखा रही है तो इससे आगे वाली कमांड चलेगी ही नहीं। अब ये क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि ये डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब स्कूल वाला डेटाबेस तो बना चुके हैं ना हम लोग अभी। मुझे सिर्फ यही कमांड एग्जीक्यूट करना है। इस चीज को करने के मल्टीपल तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका जो वर्कबेंच का फीचर है उसको यूज करते हैं हम, कि मैं इस पर्टिकुलर को हाईलाइट करके, यहाँ पर एक ऑप्शन है आप देख सकते हो, इसके जस्ट पास में एक ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करूंगा तो सिर्फ वही कमांड एग्जीक्यूट होगा जिसको मैंने सिलेक्ट किया था। यह है ऑल कमांड्स एग्जीक्यूट करने के लिए, और यह है सिलेक्टेड कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो सिलेक्टेड कमांड एग्जीक्यूट कर दिया हमने। अब रिफ्रेश करते हैं तो आपको कॉलेज नाम का डेटाबेस दिख जाएगा। तो जैसे अभी हमने बात की कि इस काम को करने के तीन तरीके हैं। पहला तो है कि वर्कबेंच का ये फीचर यूज कर लिया जाए। दूसरा तरीका है कि मैं मेरे एसक्यूएल को बोलूं कि इन दो लाइंस को इग्नोर कर देना, और मैं तीसरा एक कमांड चला लेता हूं। चलो, क्रिएट डेटाबेस। ऑल्दो आप इसको अपर केस, लोअर केस कैसे भी लिख सकते हो, जो भी आप लोगों के लिए प्रेफरेबल है आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो, इसका कोई रूल नहीं है। और यहाँ पर मैं स्किल सेंटर ये बना देता हूँ। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है मैं सिर्फ इसी को चलाना चाहता हूं, ऊपर वाली लाइंस को मुझे एग्जीक्यूट ही नहीं करना, तो इनके आगे जाके मैं हैज लगा दूंगा। हैज सिंपली मींस कि ये कोड कमेंटेड है, मतलब हम बोल रहे हैं एसक्यूएल को कि इसको इग्नोर करना, यानी इस लाइन को पढ़ना ही मत, पढ़ो तो इग्नोर कर देना, चलाना मत। ठीक है, तो ये लाइन यहां से इग्नोर हो जाएगी और उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो कोई भी एरर नहीं आएगी, क्योंकि ये वाला कोड तो इग्नोर करना था, यानी यहां पर क्या लगा दिया हमने, कमेंट्स लगा दिए। ठीक है, तो सिर्फ ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई और स्किल सेंटर नाम का एक डेटाबेस बन चुका है। तो ये डेटाबेस क्रिएट करने के कमांड्स हैं। तो पहला तरीका आप सिंगल लाइन सिलेक्ट कर लो, दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तीसरा तरीका है नेक्स्ट एक कमांड। आप ये लिख दो कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो बनाना है, तो हमारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। हम अगर यहां पर ये लिख दें कि चलो ये कमांड तो मैं रहने देता हूं, इसी की कॉपी करके नीचे एक कमांड बना लेता हूं ताकि आप रिलेटेबली इसको समझ पाओ, और यहां लिख दोगे इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है कौन, स्कूल नाम का डेटाबेस, तो बनाना है। ठीक है,
सेम मैं इधर कॉलेज के लिए बात कर लेता हूँ। तो इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर कॉलेज वाला डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको क्या करना है, इसको चलाना है। और सेम आप यहाँ भी लिख सकते हो स्किल सेंटर के लिए, आपको आइडिया लगी गया होगा, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब अगर मैं इस कोड को वापस एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा तो आप 1 सेकंड वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले सोचिए कि क्या आउटपुट आएगा, उसके बाद वीडियो को प्ले करिए। तो अगर मैं इस कमांड को अब एग्जीक्यूट करता हूं तो ये क्या बोल रहा है कि इफ नॉट एग्जिस्ट बोला था, तो डेटाबेस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हमने ये कमांड चलाई ही नहीं। तो एरर और वार्निंग्स के बीच में डिफरेंस है। जो रेड कलर में दिख रहे हैं वो एरर्स हैं, जो ये येलो कलर में है वो वार्निंग है, और ग्रीन कलर में तो सक्सेस है। तो ये आपने कमांड लगा दिया कि अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो ही बनाना है डेटाबेस, अगर एग्जिस्ट करता है तो इग्नोर कर देना है। तो दो कमांड्स हैं, पहला तो है क्रिएट डेटाबेस, सिंपली डेटाबेस क्रिएट कर दो। दूसरा कमांड है इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो डेटाबेस क्रिएट करना है। जो थर्ड कमांड है हमारा, वो ये बोलता है कि अगर मुझे डेटाबेस को डिलीट करना हुआ तो कैसे करेंगे। तो अगेन मैं इधर आ जाता हूं, और ये जो कमांड थे मेरे, इनको हम एक्चुअली कमांड ना बोल के क्वेरीज भी बोल सकते हैं। इनको मैं कमेंट कर देता हूं सभी को, ठीक है। और यहां पर मैं ड्रॉप डेटाबेस का कमांड चलाऊंगा। तो ड्रॉप डेटाबेस, अगेन वही सेम चीज है कि आप ड्रॉप डेटाबेस को अपर केस लोअर केस अपनी मर्जी से किसी में भी लिख सकते हो। एंड ड्रॉप डेटाबेस, और कौन सा डेटाबेस ड्रॉप करना है, स्कूल नाम का डेटाबेस ड्रॉप करना है, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं तो आप यहां से देखेंगे कॉलेज और स्किल सेंटर ही दिख रहे हैं, स्कूल डेटाबेस ही चला गया यहां से। तो ड्रॉप डेटाबेस स्कूल मैंने यहां पर लिखा, तो क्या हुआ, यहां से मेरा वो डेटाबेस ही ड्रॉप हो चुका है, यानी डिलीट हो चुका है। तो ड्रॉप सिंपली मींस टू डिलीट। आप यहां से क्या करना चाहते हो, इसको डिलीट करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, ठीक है। बट यहां क्या होता, अगर मैंने स्किल सेंटर वाले डेटाबेस को ड्रॉप करने का कमांड लिखा होता, ड्रॉप डेटाबेस क्वेरी लिखी मैंने और स्किल सेंटर्स लिख दिया, ठीक है। स्किल सेंटर ना सेंटर्स लिख दिया मैंने, तो फिर से क्या आएगी, एरर आ जाएगी। अब इस एरर को कैसे टैकल किया जाए, तो उसका एक नेक्स्ट कमांड है हमारे पास, ड्रॉप इफ एग्जिस्ट। तभी ड्रॉप करो जब एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ड्रॉप किसको करें। तो हम यहां पर बोलेंगे ड्रॉप इफ एग्जिस्ट, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है तो ही ड्रॉप करना है, वरना ड्रॉप नहीं करना है। तो ठीक है, फिर से कमांड चला देते हैं। देखो वार्निंग आ गई कि भैया ऐसा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है स्किल सेंटर्स नाम का, तो ड्रॉप किसको करें, डिलीट किसको करें, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉप का कमांड हो गया। अगेन वापस से समझते हैं, हमने डेटाबेस क्रिएट किया, हमने डेटाबेस अगर एग्जिस्ट करता है तो ही क्रिएट किया, हमने डेटाबेस को नॉर्मली ड्रॉप किया, और हमने डेटाबेस को अगर एग्जिस्ट करता है तभी ड्रॉप किया। ये आपके कुछ बेसिक कमांड्स हैं डेटाबेस के रिलेटेड। अब जब भी आप किसी भी डेटाबेस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तब आपको एक कमांड की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम होगा यूज डेटाबेस। इससे पहले मैं शो डेटाबेसेस वाला कमांड चला के दिखा देता हूं आप लोगों को। तो यहां ऊपर चलते हैं और यहां लिख देते हैं शो डेटाबेसेस, ठीक है। इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे हमने शो डेटाबेसेस नाम का कमांड चलाया, एक रिजल्ट ग्रिड आपको दिख रही होगी जिसमें जितने भी आपके डेटाबेसेस हैं वो सारे दिख रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर हमें तो यहाँ डेटाबेसेस दिख ही नहीं रहे, बट आपने कॉलेज और स्किल सेंटर बनाया है, बाकी हिडन और डेटाबेसेस हैं जो आपके सर्वर के पास पड़े हैं, वो डेटाबेस को भी इसने यहाँ लिस्ट कर दिया है। अब जब आपको सारे डेटाबेस दिख गए और जो आपको यूज करना है वो आप यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर कमांड चला सकते हो यूज स्किल सेंटर, बस इतना ही लिखना है, और यूज स्किल सेंटर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्किल सेंटर वाला आप देखोगे यहाँ इसने अपने आप खोल दिया। वापस से देखना, मैं यहाँ पर SYS लिखता हूँ, ऑल्दो ये हमें करना अलाउड नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, बट अब मैं SYS पे शिफ्ट हो गया। और अगर मैं यहाँ कॉलेज लिख देता हूँ तो मैं कॉलेज पे भी शिफ्ट हो जाऊंगा। क्लिक किया, ये देखो कॉलेज पे शिफ्ट हो गए आप। तो ये कमांड हमें लिखना पड़ेगा अगर आप मल्टीपल डेटाबेसेस पे एक साथ में काम कर रहे हो और किसी एक डेटाबेस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपने वहां ऊपर लिख दिया स्पेसिफिकली कि मैं इस डेटाबेस को यूज करना चाहता हूं। तो यहाँ पर ये एक छोटी सी गड़बड़ है, यहाँ पर आपको डेटाबेस का नाम लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे DB नेम, ओके। तो ये बेसिक डेटाबेस की क्वेरीज है, और इस तरीके से कुछ छोटी छोटी क्वेरीज लिख के आप सारा काम कर सकते हो। मतलब आप जो भी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो वो सब कुछ डेटाबेस की वजह से होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ भी यूज कर रहे हो, मान लो आप ये अभी वीडियो भी जो देख रहे हो और वीडियो को आपने लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, कुछ कमेंट किया आपने, ये सब कुछ डेटाबेस से मैनेज हो रहा है।
इवन दो आप जो जो चीजें आपकी हिस्ट्री में जाके देखोगे वो भी डेटाबेस से मैनेज हो रही है। इस वीडियो को देखते हुए आप कितनी बार कहाँ तक गए, कितना आपने रिवाइज किया, इसको आगे पीछे क्या किया आपने, वो सब कुछ भी डेटाबेस में सेव हो रहा है। तो योर एंटायर लाइफ इज अबाउट डेटाबेस, जो कि इवेंचुअली मैनेज हो रही है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। तो अब हम वर्कबेंच को यूज करते हुए आगे के जो पार्ट्स होंगे उसमें हम आगे और भी कमांड्स लिखेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि टेबल्स एग्जैक्टली बनती कैसी है, रोज कैसे बनते हैं, कॉलम्स कैसे बनते हैं, इन टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे करवाया जाता है, अगर इस बंदे को अपनी ईमेल आईडी चेंज करनी है तो वो कैसे होगा, इस रिकॉर्ड को पूरा डिलीट करना है तो वो कैसे होगा, और बहुत सारी चीजें जो कि मेन ऑपरेशन रिलेटेड है। तो अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि किस तरीके से क्वेरीज को लिखा जाता है। ये एसक्यूएल का कोड है और माईएसक्यूएल के सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। सो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप एक वेब डेवलपमेंट एस्पिरेंट हो और चाहते हो एक प्रॉपर गाइडेड मेंटोरशिप जिससे आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन पाओ और एक अच्छे जॉब गेन कर पाओ, तो WS क्यूबटेक का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स सिर्फ आपके लिए है। इस कोर्स में हम आपको 360 डिग्री फुल स्टैक के बारे में समझाते हैं, मतलब हम आपको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को कवर करते हुए फुल स्टैक कैसे काम करता है ये समझाते हैं, जिसमें हम प्रॉपरली मर्न स्टैक को यूज करते हैं, यानी मोंगोडीबी, रिएक्ट, एक्सप्रेस, नोड.js एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट.js। सो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो या अगर आप इस कोर्स की डेमो क्लास अटेंड करना चाहते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे आप क्लिक करके अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी टाइप की डेमो क्लास बुक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अब इस पार्ट में हम लोग ये समझेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। लास्ट हम लोगों ने समझा कि डेटाबेस कैसे बनता है। अब डेटाबेस बनने के बाद में हम टेबल्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो WS क्यूबटेक नाम से मैंने एक डेटाबेस ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे, और इस डेटाबेस के अंदर मुझे कोई टेबल क्रिएट करनी है। लेट्स से मुझे एक एम्प्लॉय की टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल क्रिएट करने का जो कमांड होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ लिखता हूँ क्रिएट टेबल, और जो भी मेरे टेबल का नाम है वो होना चाहिए। अब ये जो टेबल का नाम है वो किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो ये टेबल का नाम आप लिख सकते हो या तो एक सिंगल वर्ड में, या अगर आपको कोई मल्टीपल वर्ड्स हैं जैसे यूजर कार्ट, तो यूजर कार्ट में स्पेस या डैश नहीं हो सकता, अंडरस्कोर ही अलाउड है सिर्फ। तो यूजर अंडरस्कोर कार्ट इस नाम से भी आप बना सकते हो। और एम्प्लॉय नाम से ये जो टेबल है वो एक सिंगल वर्ड से बनी हुई है, जैसे स्टूडेंट्स नाम से अगर मैं कोई टेबल बनाऊं तो वो एक सिंगल वर्ड से बनी हुई होगी। वैसे ही मैं अगर टीचर्स नाम से कोई टेबल बनाऊं तो वो एक सिंगल वर्ड से बनी हुई होगी। वैसे ही मैं प्लेयर्स नाम से कोई टेबल बनाऊं तो वो एक सिंगल वर्ड से बनी हुई होगी। बट मल्टीपल वर्ड्स वाली टेबल के बीच में हमेशा आपको क्या करना है, जैसे मेट्रो सिटीज, तो मेट्रो सिटी अगर मुझे लिखना है, और सिटी नहीं सिटीज होगा, हमेशा आपको इसको प्लूरल रखना है क्योंकि मल्टीपल लोगों के नाम की बात हो रही है। तो मेट्रो अंडरस्कोर सिटी, कुछ इस तरीके से ये होगा। अब जैसे हमारी यहाँ पर क्रिएट टेबल की कमांड हो गई, क्रिएट टेबल में हमने टेबल का ये नाम बता दिया एम्प्लॉय, और सबसे पहले हमें बताना होता है टेबल की आईडी। अब टेबल के अंदर टेबल की आईडी ना बोल के हम रिकॉर्ड की आईडी बोलते हैं। तो हम ये क्यों बता रहे हैं, इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जो अभी हम लोग समझते हैं यहाँ से। तो जब भी आप एक टेबल बनाते हो, उस टेबल में हमारे पास में क्या होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं। इन रिकॉर्ड्स के अंदर लेट से अभी मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, और वो जो स्टूडेंट है वो स्कूल का एक स्टूडेंट है, मतलब 5th क्लास का एक स्टूडेंट है। अब इस स्टूडेंट के पास हम इस स्टूडेंट से क्या क्या डिटेल लेंगे, तो स्टूडेंट से हम उसका नेम लेंगे, हम ईमेल एड्रेस लेंगे, कॉन्टैक्ट लेंगे, उनके घर का एड्रेस लेंगे। अब जब आप स्टूडेंट से ये सारे डिटेल्स लोगे तब आप इसमें किस चीज को यूनिक मान सकते हो। लेट से मैं फादर नेम भी ले रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप कंसिडर कर सकते हो कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, ये दोनों नेम्स है। तो अब इन पूरे डेटा में यूनिक क्या होगा, एक्चुअली इन पूरे डेटा में कुछ भी यूनिक नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिक कोई एक चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके लिए ये यूनिक, उसके लिए वो यूनिक, उसके लिए ये यूनिक, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन सभी डेटा में से कुछ एक ही यूनिक डेटा हो सकता है। तो आप बोलोगे कि सर ईमेल यूनिक हो सकता है, लेकिन अगर मैं 5th क्लास के बच्चे की बात करूं तो उसके पास खुद का ईमेल नहीं है, तो उसके फादर का ईमेल लगा हुआ है। तो लेट से आप बोलोगे सर फादर का जो ईमेल है वो भी यूनिक हो सकता है। तो अब मैं ये एग्जांपल कंसीडर करूं कि एक 5th क्लास का बच्चा है और एक 1st क्लास का बच्चा है। ये दोनों बच्चे जो हैं वो सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब एक ही टेबल में उनकी एंट्री आने वाली है, तो दोनों के फादर सेम है, और दोनों के फादर सेम है तो दोनों के फादर का ईमेल सेम है, कॉन्टैक्ट सेम है, एड्रेस ऑब्वियसली सेम है। दो बच्चे हैं तो दो अलग अलग घर लेके उनको एडमिशन करवाएंगे नहीं। तो अब मैं इनमें से किसी भी चीज को यूनिक कंसिडर नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए हर रिकॉर्ड के साथ में एक आईडी होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होती है कि ये रिकॉर्ड एक अलग एंटिटी है, मतलब ये पूरा रिकॉर्ड एक अलग चीज है। जैसे आप कॉलेज स्कूल कहीं भी गए होंगे तो आपके पास एक आईडी कार्ड होगा, उस आईडी कार्ड पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, वो आपको यूनिकली पहचानने के लिए।
आपके रिकॉर्ड में कुछ भी अपडेट करना है, कुछ भी इंसर्ट करना है, आपके रिकॉर्ड को डिलीट करना है या कुछ भी ऑपरेशन करना है आपके डेटा के साथ में, तो आपसे हमेशा रजिस्ट्रेशन नंबर पूछे जाते हैं कि आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ। आप वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर देते हो उन्हीं के बेसिस पे वो सारा ऑपरेशन होता है। वो ये नहीं पूछते कि आप अपना नाम बताओ, क्योंकि आप अपना नाम बता रहे हो तो हो सकता है कि 4 लोगों का नाम आपके जैसा हो, या आप अपना ईमेल एड्रेस बता रहे हो तो अगर मैं स्कूल की बात करूं तो मल्टीपल लोगों का सेम हो सकता है। तो वो हमसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहे हैं सो दैट कि हम रजिस्ट्रेशन नंबर बताएं और रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे हमारे लिए जो भी ऑपरेशन है वो हो सके। सेम चीज होती है टेबल के साथ में। टेबल के अंदर होती है आईडी जो यूनिकली पहचानने के लिए होती है। ठीक है, तो अभी टेबल बनाने के लिए हम लोग इस पूरे को यूज करेंगे और एक बार ये जो कमांड हमने लिखा है वो पूरा पूरा एज इट इज लगा के देखते हैं। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आईडी एक कॉलम बनेगा, नेम एक कॉलम बनेगा, ईमेल एक कॉलम बनेगा और एज एक कॉलम बनेगा। ये सारे एक 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 कॉलम बनेंगे और इन कॉलम्स के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये होगा इनका डेटा टाइप। ओके, तो डेटा टाइप क्या होता है उसको समझेंगे हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से। एक बार ये जो कमांड हमें दिख रहा है स्क्रीन पे वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं पहले। तो मैंने यहाँ लिख रखा है यूज WS क्यूबटेक, मैं इस डेटाबेस को यूज करूंगा और हम यहाँ पर कमांड चलाएंगे क्रिएट एंड क्रिएट क्या करनी है टेबल, और किस चीज की टेबल क्रिएट करनी है तो एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय की टेबल में क्या क्या होना चाहिए, तो एम्प्लॉय की टेबल में आपने क्या बताया हुआ है आईडी होनी चाहिए। तो यहां से लिख देता हूं मैं आईडी जो है वो क्या होगी यूनिक होगी। एक बार यहाँ सेमीकोलन भी लगा देते हैं वरना एरर आएगी। तो आईडी इंट यानी इंटीजर डेटा टाइप की होगी, अनसाइंड, और यहां पर एक प्राइमरी की हम प्राइमरी लिख देंगे इसके लिए, या एक बार प्राइमरी को हटा देते हैं, इसको प्राइमरी की नहीं बना रहा मैं, कॉमा लगा के नेम। अब नेम क्या होगा, यहां भी सेमीकोलन लगा देते हैं ताकि वो एरर ना आए। नेम इज अ कैरेक्टर ऑफ लेट्स से 50 कैरेक्टर्स हम लोग क्या कर सकते हैं नेम में सेव कर सकते हैं, मतलब किसी भी बंदे का नाम 50 कैरेक्टर का हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद में ईमेल, ईमेल में भी हमने कैरेक्टर्स ले लिए कि 50 कैरेक्टर्स का क्या हो सकता है आपका ईमेल हो सकता है। और एज जो है अगेन वो क्या हो सकती है एक इंटीजर हो सकती है यानी इंट हो सकती है। तो यहाँ पर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ भी हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ भी जो इंटीजर है वो अनसाइंड ही होगा। अनसाइंड का जो मतलब है वो ये है कि नेगेटिव वैल्यूज नहीं होगी। तो आईडी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में होती है, एज भी लोगों की पॉजिटिव वैल्यूज में होती है, कभी भी किसी की एज -10 साल नहीं हो सकती। इसलिए हमने यहाँ पर अनसाइंड लिख दिया है, मतलब कि कोई साइन नहीं है, माइनस प्लस कुछ नहीं है, पॉजिटिव वैल्यूज ही हम लोगों को यहाँ पर रखनी है। तो हमने ये पूरा कमांड चला दिया क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, आईडी दे दी हमने, नेम दे दिया, ये पूरा कमांड है। और अब हम क्या करेंगे हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ से इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आ गया क्रिएट टेबल वाला कमांड चल गया। और टेबल्स में जाके यहाँ से रीलोड करते हैं तो टेबल्स में आपको एक एम्प्लॉय नाम की टेबल दिखेगी जो कि आपको कुछ इस तरीके से यहाँ नीचे दिख रही होगी। इसका स्कीमा इस तरफ को दिख रहा होगा। तो ये टेबल का स्कीमा है। स्कीमा का मतलब क्या है कि इस टेबल को किस तरीके से बनाया गया है। तो इस टेबल में आईडी है जो कि अनसाइंड है, ईमेल है, एज है, और इस तरीके से इस टेबल को बनाया गया है। यहाँ पर ये इस टेबल का स्कीमा है जो हमने इस कमांड की मदद से बनाया है। अब फिलहाल के लिए मैं इस कमांड को कुछ देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। इसको कमेंट करने के लिए हम ये पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं एक साथ में, कंट्रोल के साथ में स्लैश प्रेस करने से ये पूरा कमांड ये पूरा जो है वो कमेंट हो जाएगा। तो ये आपका एक टेबल बन के रेडी हो गई। अब इस टेबल में क्या क्या था इस कमांड को वापस देखते हैं या इस क्वेरी को वापस देखते हैं। तो आईडी थी सबसे पहले, आईडी जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए है, नेम जो कि उस पर्सन का नाम होगा, ईमेल यानी जो भी उस पर्सन का ईमेल है, और एज। हमने फिलहाल बहुत लिमिटेड डेटा लिया है, अभी हम और 2-3 ऐसे टेबल्स बनाएंगे। इनमें हमने कॉलम्स के नाम के साथ साथ में डेटा टाइप्स भी बताए। अब डेटा टाइप क्या होता है वो समझने के लिए अगेन हम अपने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे आ जाते हैं और हम बात कर रहे हैं डेटा के टाइप की। तो डेटा टाइप का मतलब क्या है, जो आपका नेम वाला कॉलम है वो कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करेगा, जो आपका ईमेल वाला कॉलम है वो भी कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करेगा। ये जो नेम और ईमेल डेटा स्टोर करने वाले हैं ये डेटा किस टाइप का होना चाहिए ये आप लोगों को बताना है। जो नेम और ईमेल कॉलम जो डेटा स्टोर करेंगे वो किस टाइप का होना चाहिए। तो आपने जब यहां पर लिखा कैर और ब्रैकेट में 50 लिखा तो इट मीन्स कि कैरेक्टर्स आ सकते हैं। कैरेक्टर्स कैसे, मतलब कोई भी कैरेक्टर्स जो है वो आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं वो आपने यहां पर बता दिया 50। सेम
जब मैंने एज बनाया था तो मैंने यहाँ पर int लिखा था, यानी कि ये जो एज है वो एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यूज किनको बोलते हैं? जो 1 2 3 4 5 6 होती है वो इंटीजर वैल्यूज होती है। 1.2 3.2.3 ये जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती है डेसिमल वैल्यू या फ्लोटिंग वैल्यूज होती है, और ये आपकी इंटीजर वैल्यूज होती है। तो ये इंटीजर वैल्यूज है, ये फ्लोटिंग वैल्यूज है। तो इंटीजर वैल्यू जो होती है हमारी, उसके अंदर आपने बोला कि एज एक इंटीजर वैल्यू है जो कि अनसाइंड है। अनसाइंड का मतलब क्या है कि ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं। तो ये है डेटा की टाइप, मतलब इस टाइप का डेटा मैं यहां पर सेव करना चाहता हूं। ये मैं बता रहा हूं किसको? हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी माइस्क्यूएल को बता रहा हूं इस तरीके से। इंटीजर, अनसाइंड, कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, इंट, अनसाइंड, इस तरीके से हम क्या बोल रहे हैं? हम डेटाबेस को बता रहे हैं कि भैया इस टाइप का डेटा मैं सेव करने वाला हूं इस कॉलम के अंदर। अब ये बहुत सारे डेटा टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं जो मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पर एक मैंने लिंक दे रखी है, ये dev.mysql.com, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यहाँ हमारे पास सारे डेटा टाइप्स आ जाएंगे। तो जो मेजर डेटा टाइप्स हैं वो आपको यहाँ दिख रहे हैं। न्यूमेरिकल डेटा टाइप, डेट एंड टाइम के लिए, स्ट्रिंग के लिए, फिर जेसन डेटा को स्टोर करना है, कुछ स्पेशल डेटा को स्टोर करना है। तो हर एक टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए यहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप है। ऑल्दो हमें इतना सारा डेटा या इतने सारे डेटा टाइप्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बट यहाँ से मैं एक एक करके आपको डेटा टाइप्स दिखाना शुरू करूं तो आप देखेंगे कि टोटल 9 डेटा टाइप्स या 9 कैटेगरीज में डेटा टाइप्स है। डेटा टाइप्स तो बहुत सारे हैं। तो अब हम यहाँ से सबसे पहला डेटा टाइप जो है न्यूमेरिकल डेटा टाइप, उस पे जाते हैं। और जैसे आप न्यूमेरिकल डेटा टाइप पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पास में कुछ डेटा टाइप्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें ये आपको यहाँ से अलग अलग डेटा टाइप्स बता रहे हैं। जैसे कि ये डेटा टाइप है आपके इंटीजर डेटा टाइप, इंट को रिप्रेजेंट करता है। इंट, द कीवर्ड इंट सिंबल इज फॉर इंटीजर, DES, ठीक है, इज एंड फिक्स्ड आर फॉर डेसिमल। तो अगर आप डेसिमल वैल्यूज कहीं से सेव करना चाहते हो तो DES लिखना पड़ता है। फिक्स्ड वैल्यू सेव करना चाहते हो तो फिक्स्ड लिखना पड़ता है। तो अब एक काम करते हैं, हम इंटीजर पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एक और चार्ट पे लेके आ जाएगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। इस चार्ट से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से डेटा को स्टोर किया जाता है। मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी चीज अगर आप थर्ड पार्टी यूज करते हो तो वो डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना ही बेस्ट होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पे हमेशा अपडेटेड चीजें होती है। कल को कुछ भी चेंज आएगा तो डॉक्यूमेंटेशन पे जरूर मिलेगा। तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो कितने सारे हमारे पास में टाइप है इंटीजर के। सिर्फ इंटीजर स्पेसिफिक बात कर रहा हूं मैं। तो इंटीजर में टाइनी इंट, स्मॉल इंट, बिग इंट, मीडियम इंट, ये इस तरीके से सारा लिखे हुए हैं। अब टाइनी इंट का मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी एज बनाई तो एक्चुअली हमें एज को इंटीजर में डालना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इंटीजर में डालने का मतलब क्या है कि मैं इतनी बड़ी वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूं, और अगर अनसाइंड है तो इतनी बड़ी वैल्यू एक्सेस कर सकता हूं। तो अगर मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली उसकी एज इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। तो वहां पर हमें किसकी जरूरत चाहिए थी? टाइनी इंट की, कि मैक्सिमम 255 की वैल्यू उसमें सेव की जा सके। स्मॉल इंट कब काम आएगा? जब हमें कुछ यहां तक की वैल्यू सेव करनी है। मतलब एक्चुअली हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमारा डेटा कितना बड़ा जाएगा। जैसे लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने भी एम्प्लॉयज आ जाए, इससे ज्यादा तो एम्प्लॉयज नहीं होंगे। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये एक बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है, तो इससे ज्यादा एम्प्लॉय नहीं हो सकते, इसलिए इंटीजर विल ऑल्सो वर्क। बट अगर आपको लगता है कि नहीं इससे भी बहुत बड़ा डेटा होगा तो आप 2 की पावर 64 यानी इतनी बड़ी वैल्यू अगर आप सेव कर सकते हो एक्चुअली, तो फिर आप क्या करोगे? बिग इंट को लोगे। तो ये इंटीजर को समझने के लिए है कुछ कुछ मोटा मोटा कि इंटीजर में कितने बाइट्स का डेटा स्टोर होता है। कई बार इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि टाइनी इंट कितने बाइट का डेटा स्टोर करता है, स्मॉल इंट कितने बाइट का डेटा स्टोर करता है। तो एक्चुअली सब कुछ डिपेंड कर रहा है बाइट्स पे ही। 1 बाइट का डेटा स्टोर कर रहा है इसलिए -128 से 127 तक का डेटा स्टोर कर रहा है। अगर अनसाइंड है तो 255 का डेटा स्टोर करेगा। सेम स्मॉल इंट पे आप देख पाओगे। तो यहां से आपको आइडिया लगेगा कि इंटीजर वैल्यूज कैसे काम कर रही है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं और इस पे नेक्स्ट जाते हैं तो नेक्स्ट ये हमें बताएगा कि हमारी फिक्स्ड पॉइंट वैल्यूज कैसे काम करती है, यानी डेसिमल वैल्यूज कैसे काम करती है। तो डेसिमल में बहुत ज्यादा चीजें होती नहीं है, इसलिए डेसिमल में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको डेसिमल बनाना होता है, जिसमें आपने यहाँ देख रहे हो 5,2 लिखा हुआ है। 5,2 का मतलब क्या है कि जब भी मैं कोई डेसिमल बना रहा हूं तो डेसिमल में अगर 5,2 है तो इट मीन्स कि देयर आर टोटल 5 स्पेसेस रिजर्व्ड, जिसमें से 2 स्पेस डेसिमल के लिए है और बाकी 3 स्पेसेस जो है एक इंटीजर वैल्यू के लिए है। तो 999.99 तक आप जा सकते हो। कहां से? 000.00 से लेके जब आपने ये लिख दिया तो 5,2 लिख दिया तो
लेट्स से आप बोलते हो कि सर मैं ये लिखता तो डेसिमल 7,3, तो व्हाट डज दैट मीन्स? दैट मीन्स कि 7 जगह हैं, 7 पोजीशंस आर देयर, जिसमें से 3 इसके लिए रिजर्व्ड है पॉइंट्स के लिए, तो मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू मैं इतनी डाल सकता हूं। तो इतनी बड़ी वैल्यू यानी 999.999, ये जो वैल्यू है वो मैं क्या कर सकता हूं, सेव कर सकता हूं इसके अंदर। ये आपका डेसिमल डेटा टाइप हो गया। जितने भी डेटा टाइप्स यहाँ पर अवेलेबल है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पे और चले जाते हैं, तो नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये आपको फ्लोटिंग डेटा टाइप्स बताएगा, अगर आपको कोई फ्लोटिंग वैल्यू सेव करनी है तो उसके लिए है। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे हम लोग, तो ये हम लोगों को बिट वैल्यू के लिए डेटा टाइप बताएगा, जो कि इतने सारे हमारे काम की नहीं है। तो मेजर जो हमारे काम के डेटा टाइप्स हैं वो, अगर हम नंबर में बात करें, न्यूमेरिकल वैल्यूज में बात करें, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज में आपको 2 ही चीजें काम आएगी मेजरली, इंट एंड डेसिमल, जो कि आपके डेटा को सेव करने में हेल्प करेगी, इंटीजर डेटा को सेव करने में या डेसिमल डेटा को सेव करने में। अब जैसे हमने गुने यहाँ पर ये 2 डेटा टाइप्स देखे, जो कि हम लोगों ने न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स की बात की। अगर हम लोग वापस चलते हैं और हम वापस डेटा टाइप्स पे जाते हैं, यहीं से आपको साइड में यहाँ डेटा टाइप्स दिख जाएगा, तो वापस डेटा टाइप्स पे जाते हैं, तो आगे आपको मैं एक एक करके सारे डेटा टाइप साइड में खोल लेता हूँ। जैसे डेट एंड टाइम स्ट्रिंग का डेटा टाइप खोल लिया मैंने। फिर और अगर किसी टाइप का डेटा स्टोर करना है तो वो अभी हमें वैसे चाहिए नहीं। तो अगर आपको डेट एंड टाइम का डेटा स्टोर करना है तो डेट टाइम के लिए यहाँ सारे डेटा टाइप्स हैं। अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करना है, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजरली हम लोग नंबर्स एंड स्ट्रिंग को सेव कर रहे होंगे, तो अगर आपको कोई डेटा सेव करना है तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग डेटा टाइप का सिंटैक्स देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेरचर और टेक्स्ट, 2 तरीके के क्या है डेटा टाइप्स है। मैं अगेन यहाँ पर कैर पे क्लिक करता हूँ तो उसी तरीके की एक टेबल खुल जाएगी मेरे लिए, और उसमें हम यहाँ से अगर देखें तो कैर और वेरचर 2 चीजें होती है। अभी हमने यहाँ पर कैर देखा, यानी हमने बोला कैर 50 डेटा टाइप में। कैर और वेरचर 2 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से कैर की बात करें तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कैर, और कैर 50 या कैर 4 और वेरचर 4। डोंट वरी, मैं अभी तो ये आप लोगों को समझा रहा हूँ। एक अटैच्ड आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें हम समरी में एक डेटा टाइप दे देंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कौन कौन से डेटा टाइप मेजरली इंपॉर्टेंट है। अभी इसलिए हम डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ रहे हैं, सो दैट आपको पता चले कि डेटा टाइप्स एक्चुअली कहाँ से आपको देखने मिलेंगे। तो अगर कैर और वेरचर 2 चीजें हम यूज करते हैं, तो कैर कुछ इस तरीके से काम करता है। आपने लिखा कैर 4, मतलब कि 4 कैरेक्टर आने वाले हैं, ये रिजर्व हो गया। अब आप चाहे 4 कैरेक्टर डालो चाहे ना डालो, जैसे कुछ नहीं डाला तो भी 4 कैरेक्टर रिजर्व है, यानी 4 बाइट्स जाएंगे। अगर 2 कैरेक्टर्स डाले तो भी 4 कैरेक्टर्स रिजर्व है, यानी 4 बाइट्स जाएंगे। 4 कैरेक्टर्स डाले तो भी 4 कैरेक्टर्स रिजर्व्ड है, यानी 4 बाइट्स जाएंगे। अगर आपने ज्यादा कैरेक्टर्स डाले तो 4 ही आएंगे, क्योंकि आपने मैक्सिमम 4 ही अलाउ किए हैं, तो 4 बाइट्स जाने वाले हैं। बट वेरचर में थोड़ा सा अलग होता है। वेरचर में अगर आपने कुछ नहीं डाला है तो वो वेरिएबल कैरेक्टर है। वेरिएबल का मतलब क्या है, लेट्स से कि एक रूम है, जिस रूम के अंदर हमने बोला कि हम एक क्लासरूम बना रहे हैं। जैसे हमारे ऑफलाइन क्लासरूम्स हैं, तो हमने एक क्लासरूम बनाया और वो क्लासरूम हमने अरेंज किया है 50 लोगों के अकॉर्डिंग, 50 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें 50 के 50 बंदे आ सकते हैं या 50 के 50 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, कम आए या ज्यादा आए डजेंट मैटर। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं वेरचर में, तो वेरचर में अगर मैंने 50 बोला है और 4 लोग ही आए हैं, तो अपने आप क्लासरूम छोटा हो जाएगा। 50 लोग आएंगे तो बड़ा हो जाएगा, 40 लोग होंगे तो उसके अकॉर्डिंग, 30 लोग होंगे तो उसके अकॉर्डिंग। ये इस तरीके से क्या होगा, रीसाइज होता रहेगा। तो जब आप वेरचर बोलते हो तब आप बोल रहे हो कि वेरिएबल कैरेक्टर्स की बात हो रही है, तो कितने भी कैरेक्टर्स ज्यादा या कम किए जा सकते हैं, और मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स तक आप इसको लेके जा सकते हो वेरचर को, या लेट्स से कैर को, मतलब 255 कैरेक्टर्स आप सेव कर सकते हो। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जब वेरचर और कैर में हम 255 ही सेव कर सकते हैं, तब क्या होगा जब मुझे बहुत सारा डेटा सेव करना होगा। मान लेते हैं कि मुझे किसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन सेव करना है, या मुझे किसी बंदे का एड्रेस सेव करना है, या मुझे कोई ब्लॉग सेव करना है बहुत बड़ा सा, तब क्या होगा? तो तब हम वेरचर को यूज नहीं करेंगे। तब हम जो यूज कर रहे होंगे वो हमारा दूसरा डेटा टाइप होगा, दैट विल बी टेक्स्ट। तो एक बार स्ट्रिंग डेटा टाइप में आप यहां देख सकते हैं कैर, वेरचर एंड टेक्स्ट टाइप।
टेक्स्ट का मतलब क्या है? तो अब यहाँ पर आप देखोगे ब्लॉब या टेक्स्ट डेटा टाइप ये तब यूज किया जाता है जब आपको बहुत लार्ज स्केल डेटा सेव करना हो। ब्लॉब तो तब यूज किया जाएगा जब बाइनरी डेटा सेव करना हो। बट अगर आपको बहुत लार्ज स्केल डेटा सेव करना है, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि मान लो मुझे 2000 कैरेक्टर सेव करने हैं, मुझे 10,000 कैरेक्टर सेव करने हैं, तो उस केस में आप किसको यूज कर सकते हो? टेक्स्ट को यूज कर सकते हो। जब आपको पता है कि छोटा ही डेटा सेव होगा, तब आपको क्या यूज करना है? कैर या वेर कैर यूज करना है, जिसमें वेर कैर ज्यादा प्रेफरेंस होती है क्योंकि वो आपके अननेसेसरी स्टोरेज को नहीं खाता। मतलब आपके ऑब्वियसली ये जो डेटा सारा सेव हो रहा है वो आपके हार्ड डिस्क पे सेव हो रहा है, तो वो हार्ड डिस्क के अननेसेसरी स्टोरेज नहीं खाएगा अगर आपने क्या किया हुआ है, वेर कैर लगा रखा है। तो अब मोटा मोटा हम लोगों को ये आइडिया लग गया कि जो डेटा टाइप है वो कुछ इस तरीके से बने हुए हैं कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल डेटा टाइप है नंबर सेव करने के लिए, डेट एंड टाइम के लिए डेटा टाइप है, जो डेट एंड टाइम यहाँ पर हमने साइड में ओपन कर रखा था, और हमारे पास में टेक्स्ट रिलेटेड डेटा टाइप्स हैं। बाकी आप देखेंगे तो बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं जेसन सेव करने के लिए और अलग अलग टाइप का डेटा सेव करने के लिए, बट मेजरली 3 टाइप के डेटा टाइप्स आपको जरूरत पड़ेंगे। पहले जो होगा वो होगा टेक्स्ट, दूसरा जो होगा वो होगा नंबर, और तीसरा जो होगा वो होगा डेट एंड टाइम। तो टेक्स्ट, नंबर और डेट एंड टाइम, इन तीनों की आपको एक अटैच्ड पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें आपको जो डेटा टाइप्स हैं, जो यहाँ पर अभी हमने टेबल देखी, उसी तरीके से आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ऑल्दो आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज मिलेंगे जहां पर आपको डेटा टाइप्स की लिस्टिंग मिल जाएगी। बट जो रिसोर्स मैं हमेशा ट्रस्ट करता हूँ वो होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। तो mysql.com पर ही है हम लोग, dev.mysql.com, जो mysql का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। और यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लिखा होता, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इसमें डेटा देखने के लिए। आप चैट जीपीटी पे जाओगे तो तुरंत वो पूरा टेबल बना के दे देगा, या बहुत सारी वेबसाइट्स आपको टेबुलर फॉर्मेट में दे देगी, लेकिन यहाँ आपको एक्चुअली पता चलेगा कि वो कैसे काम करता है। तो अभी मोटा मोटा लेवल पे हमें ये समझ में आ गया कि डेटा टाइप क्या होता है और कौन सा डेटा टाइप कब यूज किया जाता है टेबल क्रिएट करने के सेंस में। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगर अभी हम इस प्राइमरी की को स्किप करके नेक्स्ट चल रहे हैं, और नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको सॉल्व करेंगे टेबल बनाने के टर्म्स में। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि टेबल्स एक्चुअली बनती कैसे है, और इसमें हम सारा डेटा लाने की ट्राई करेंगे जितना भी हो सकता है। ये मैं अभी आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ये आप लोगों के लिए है जो आपको खुद से ट्राई करना है इस वीडियो को पॉज करके या वीडियो के एंड में, जैसे भी आप लोग चाहें, जिससे आपको आइडिया लगे कि ये जो अभी आपने सीखा वो समझ आ रहा है कि नहीं प्रॉपर। तो हमें एक स्कूल की टेबल बनानी है जिसमें स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज, ये 2 तरीके का डेटा सेव करना है। तो जब भी आप टेबल बनाने की बात कर रहे हो तो सबसे पहला स्टेप ये नहीं है कि आप जाके कमांड लिख दो। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है ड्रॉ द स्कीमा। तो स्टेप 1 पे आपको स्कीमा ड्रॉ करना जरूरी है। अब स्कीमा क्या होता है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि जब एक टेबल बन जाती है उस टेबल का ये स्कीमा होता है, मतलब कि आईडी, नेम, ईमेल, एज, आप यहाँ पर साइड में देख पाएंगे, यहाँ पर जूम कर देंगे हम तो यहाँ से थोड़ा सा और पता चलेगा कि ये स्कीमा है, और इस स्कीमा को बनाना सबसे पहला स्टेप है। तो अगर मुझे बोला गया है कि स्टूडेंट्स का डेटा सेव करना है, लेकिन स्पेसिफिकली ये भी बताया हुआ है कि स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उस हिसाब से सोचूंगा और उसके अकॉर्डिंग टेबल बनाऊंगा। ऑल्दो जो अभी हम लोगों ने देखा है वो टेबल बनाने का बहुत मिनिमलिस्टिक कोड है, इसमें और भी चीजें हम धीरे धीरे ऐड ऑन करेंगे। तो अब मैं यहाँ से स्कीमा बनाना शुरू करूंगा। तो यहाँ पर मैं कॉलम्स डिफाइन करूंगा, यहाँ पर मैं डेटा टाइप डिफाइन करूंगा। ये वो चीज है जो हम लोग अक्सर करते हैं जब हमें कोई भी बड़े एप्लीकेशन पे काम करना होता है। तो कॉलम्स, डेटा टाइप, रेंज की हम बात कर लेंगे यहाँ पर साथ साथ में, एंड और कोई कंस्ट्रेन अगर लगाना है तो कंस्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि आपको इसको प्राइमरी की रखना है या क्या रखना है, तो और कोई कंस्ट्रेन वगैरह लगाना है तो वो यहाँ पर आता जाएगा। अब सबसे पहला कॉलम हमेशा जो होता है वो आईडी ही होता है। तो सबसे पहले मैंने बोल दिया आईडी होनी चाहिए। आईडी, या इधर एक काम करते हैं कंस्ट्रेन नहीं लिखते हैं, इधर एक्स्ट्राज लिख देते हैं ताकि जितने भी एक्स्ट्रा चीजें हो वो यहाँ आ जाए। अब आईडी में नए नए स्टूडेंट्स आते रहेंगे और कई बार हो सकता है कि आपको पिछले 100 साल का डेटा भी सेव करके रखना पड़े, तो नए नए स्टूडेंट्स आते रहेंगे, इसलिए मैं बड़ा ही डेटा सेव करूंगा, इसलिए मैंने ले लिया है इंट। अब जो इंट है वो पॉजिटिव वैल्यूज ही होनी चाहिए, यानी किसी की भी आईडी नेगेटिव तो नहीं होती। तो रेंज तो कुछ भी हम यहाँ पर बोलेंगे नहीं, जितनी रेंज वो देता है वो ठीक है, बट एक्स्ट्राज में हम इसको बोलेंगे अनसाइंड। हमें ये साइंड नहीं चाहिए। आप यहाँ पर इंट ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये कोड नहीं है, ये सिर्फ एक पेपर स्कीमा है। पेपर स्कीमा का मतलब है कि आप अभी सिर्फ अपने समझने के पर्पस के लिए ड्रॉ कर रहे हो ताकि आप एक बार में कमांड लिख दो पूरा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार टेबल बना ली तो चेंज नहीं होता, उसके लिए अल्टर कमांड होता है। बट हम पहला जो स्टेप है उसको प्रॉपर करेंगे कि ड्रॉ द स्कीमा
तो हमने यहाँ पर बोल दिया कि नेम हमें चाहिए, नेम हमारा जो है वो varchar से हम रख लेंगे, तो varchar इधर लगा देता हूँ varchar, और varchar में रेंज, तो किसी भी पर्सन का नाम कितना बड़ा हो सकता है, तो मान लो कि कोई भी पर्सन है तो उसका नाम क्या होगा, 30 कैरेक्टर्स का हो सकता है। ओके, अनटिल एंड अनलेस की वो जो हमने एक मूवी देखी थी जिसमें नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाता है, तो उतना बड़ा नाम तो ऑब्वियसली किसी का नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक varchar बोल दिया 30 कैरेक्टर्स का। सेम हम क्या करेंगे, varchar ले लेंगे 40 कैरेक्टर्स का फॉर ईमेल। मैंने 10 कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा लिए हैं क्योंकि कुछ लोग 1 2 9 5 कुछ नंबर्स भी ऐड कर देते हैं, तो वो 10 कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा ले लिए। और ईमेल अभी मैं यूनिक नहीं रख रहा हूँ। क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल के हैं, तो हो सकता है कि किसी एक पेरेंट के 2 बच्चे हैं, दोनों के एडमिशंस वहां पर है, तो दोनों के एंट्रीज तो होगी लेकिन ईमेल तो सेम होंगे। फिर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट नंबर की। तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो एक्चुअली किस में आना चाहिए, नंबर में आना चाहिए, बट वो नंबर में नहीं आ सकता, क्योंकि जब वो नंबर में आएगा तो कौन सा डेटा टाइप यूज होगा, न्यूमेरिकल डेटा टाइप। अब यहाँ आ जाएगी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, जब मैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप यूज करूंगा तब मैं इनमें से कोई डेटा टाइप यूज करूंगा। अगेन मैं टेबल एक बार ओपन कर लेता हूँ सो दैट हम न्यूमेरिकल डेटा टाइप को प्रॉपरली समझ पाए। तो अब इनमें से आप कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे, क्योंकि हमारे जो नंबर शुरू होते हैं वो होते हैं या तो 6 से 7 से 8 से या 9 से, और 10 कैरेक्टर्स के होते हैं। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर यहाँ 10 कैरेक्टर्स तो है, बट 10 कैरेक्टर्स होते हुए यहाँ पर तो 4294 ऐसे सेव हो रहा है। अब मेरा तो 9 से नंबर शुरू होता है और मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर ये हो सकती है। तो हम यहाँ पर भी varchar को, या यहाँ पर हम फिक्स कैरेक्टर को यूज करें, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो डेटा है वो 10 डिजिट्स का होगा। अब माइंड में क्वेश्चन और आएगा कि फिर तो इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर डाल देगा। अब वो एश्योरेंस या वो जो फंक्शनैलिटी है वो फ्रंट एंड पे लगेगी जहां से डेटा आएगा, हमारा वो कंसर्न नहीं है। हम बस ये बोल रहे हैं कि 10 कैरेक्टर्स यहाँ पर आ सकते हैं, ये हमने बता दिया। तो अब जैसे हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, उसके बाद हम और क्या रख सकते हैं, तो लेट से हमारे पास DOB यानी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अब डेट ऑफ बर्थ जब आप स्टोर करोगे तब आपको यहाँ चाहिए होगी डेट। तो डेट हम कहाँ से ला सकते हैं, तो हम अपने डेटा टाइप्स पे चलेंगे वापस, और डेटा टाइप्स में यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूमेरिकल, हम डेट एंड टाइम में चले जाते हैं। और मुझे एग्जैक्ट क्या स्टोर करना है, मुझे सिर्फ डेट स्टोर करनी है। तो डेट एंड टाइम डेटा टाइप सिंटेक्स ये आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम स्टोर करना है या आपको सिर्फ टाइम स्टोर करना है, जो भी आपको स्टोर करना है वो आप यहाँ पर बता सकते हो। तो हमें क्या करना है, डेट स्टोर करनी है सिर्फ। तो ये डेट का डेटा टाइप आपको यहाँ से मिल जाएगा। नीचे चलते हैं और यहाँ आपको सिंटेक्स भी देखने मिल जाएगा कि डेट किस तरीके से डाली जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि डेट जो है वो इस फॉर्मेट में डाली जाएगी, यानी पहले ईयर्स आएंगे, फिर मंथ्स आएगा, फिर डे आएगा। तो आपको सिंपली क्या लिख देना है, उधर डेट लिख देना है। तो मैं यहाँ से आके क्या करता हूँ, यहाँ पर डेटा टाइप जो है वो मेरा डेट ही होगा, कोई रेंज नहीं, कोई एक्स्ट्रा कुछ और मुझे यहाँ नहीं रखना है। फिर उस स्टूडेंट की और क्या डिटेल्स होगी, जैसे नेम है, उसका ID हो गई, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो गया। उस स्टूडेंट का जेंडर हम और सेव करना चाहते हैं। तो अब जेंडर जब हम सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 2 ही वैल्यूज डालना चाहेंगे। हम या तो मेल डालेंगे या फीमेल डालेंगे, तो हम 2 ही वैल्यूज को सेव करना चाहते हैं। तो ऊपर आप यहाँ enum सर्च करोगे तो आपको यहाँ enum डेटा टाइप दिखेगा। अब enum डेटा टाइप क्या होता है, तो enum डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि आप जो डेटा सेव करोगे वो इनमें से कोई एक ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं यहाँ जो डेटा सेव करूंगा वो होगा मेरा enum। enum के अंदर मैं बोलूंगा कि मैं या तो एक्सेल सेव कर सकता हूँ, स्मॉल सेव कर सकता हूँ, या इनके अलावा बाहर का कोई डेटा नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ enum में क्या बोलूंगा कि मैं यहाँ 2 ही चीजें सेव कर सकता हूँ, या तो m, ठीक है, enum में स्ट्रिंग्स भी हो सकती है और enum में नंबर्स भी हो सकते हैं। तो या तो m या फिर f, ठीक है, ये हमने बता दिया। और हो सकता है कि ये डिफॉल्ट में नल भी हो, तो बाय डिफॉल्ट नल अगर रखना है तो हम यहाँ पर नल भी बता सकते हैं, बट अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम एक्स्ट्रा में, और हम कुछ नहीं लगा रहे हैं। फिर और क्या हो सकता है, तो ये स्टूडेंट की हमारी बेसिक डिटेल्स हो गई, ID, नेम, ईमेल, फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर हमारा आ जाएगा फादर नेम। ठीक है, तो फादर का नेम जो हमें सेव करना है यहाँ पर वो हम सेव कर लेंगे, फादर अंडरस्कोर नेम। फादर नेम ऑब्वियसली नाम ही है, तो varchar, और varchar कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है, 30 कैरेक्टर्स का हो सकता है। ये हमने कुछ मोटा मोटा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लिया। और आपको क्या चाहिए, तो आपको, और आपने लेट से बोला कि मुझे एड्रेस भी सेव करना है, ठीक है, तो मुझे कंप्लीट एड्रेस सेव करना है, पिन कोड सेव करना है इन केस। और यहाँ से मैं थोड़ा सा इस तरफ और ले लेता हूँ चीजें, और क्या क्या सेव करना है, तो हमें सिटी का नेम सर्च सेव करना है, हमें स्टेट का नेम सेव करना है,
तो ये कुछ कुछ और चीजें आ गई, सिटी स्टेट ये वेरकेर में ही आएंगे, एड्रेस वगैरह, और पिन कोड 6 कैरेक्टर्स का होगा, तो 6 कैरेक्टर्स का पिन कोड 000 से लेके जो 999 तक कुछ भी हो सकता है, इंडियन पिन कोड्स है, तो 6 कैरेक्टर्स के होंगे। तो यहाँ पर भी अगेन मुझे वेरकेर ही लेना पड़ेगा, और मैं वेरकेर के अंदर यहाँ पर 6 कैरेक्टर्स की बात कर दूंगा। अब मैं यहाँ नंबर क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि जब मैं नंबर लूंगा तो यहाँ बहुत ज्यादा मेरे को बड़ी रेंज मिल जाएगी, जो मुझे अभी फिलहाल नहीं चाहिए। मैं अगर न्यूमेरिकल डेटा टाइप में जाके अगर आपको नंबर सिंटेक्स में दिखाता हूँ, या मैं लेट से इंटीजर्स में भी चला जाता हूँ, तो इंटीजर्स में क्या होगा कि बहुत बड़ी रेंज आपको या तो मिल जाएगी या बहुत छोटी रेंज मिल जाएगी। जैसे आपने यहाँ पर मीडियम इंट बोल दिया, तो मीडियम इंट के अंदर ये आपको यहाँ से लेके मतलब 0 से लेके इतनी बड़ी वैल्यू सेव करने का ऑप्शन देगा। इन केस आपको लग रहा है कि सर हम फिर ये कब ट्राई करेंगे, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, मीडियम इंट भी ले लेते हैं। तो एक बार ये भी हमारे लिए ऑप्शन हो जाएगा। मीडियम इंट को लिखने के लिए आपको पूरा मीडियम इंट ही लिखना पड़ता है। मैं यहाँ तो बस ऐसे ही लिख देता हूँ मीडियम इंट, और अनसाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो मोटा मोटा हमने एक पेपर स्कीमा बना दिया, जितना हमने पढ़ा था उसके रिलेटेड अभी हम एक टेबल बना पाए, उसका एक पेपर स्कीमा रेडी है। अब इस पेपर स्कीमा का टेबल बनाना, या इस पेपर स्कीमा की टेबल कैसे बनेगी वो देखते हैं। तो एक पूरा फ्रेश नया मैं बना लेता हूँ, जिसके अंदर हम ये पूरा मैनेज करेंगे इस इंस्टेंस पे ही। ये जो मेरा पूरा कोड है वो मैं हटा देता हूँ, और मैं बोलूँगा यहाँ से क्रिएट डेटाबेस, और स्कूल नाम से एक डेटाबेस बना देते हैं, ठीक है। स्कूल नाम से एक डेटाबेस बन गया। इस कमांड की हमें नीड नहीं है, हम इसके आगे डैश डैश लगा देंगे, फिर लिखेंगे यूज स्कूल, स्कूल के अंदर ही सारा काम करना है, तो यूज स्कूल, और इस कमांड को चलाएंगे तो आप स्कूल नाम के डेटाबेस में आप यहाँ से आ चुके हो, ठीक है। ये हमारा स्कूल वाला डेटाबेस है। अभी स्कूल वाले डेटाबेस में कोई टेबल नहीं है, तो मुझे एक टेबल क्रिएट करनी है सबसे पहले। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमने पूरा स्कीमा बना लिया है, अब इसका कोड बनाएंगे। चलो, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल, और क्रिएट टेबल में टेबल का नाम क्या चाहिए आपको, तो टेबल का नाम हमने रख दिया स्टूडेंट्स, क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट सेव करने वाले हैं। अब इन स्टूडेंट्स के अंदर हमें डेटा को अपना सेव करना है, तो क्रिएट स्टूडेंट, मैं यहाँ से आ जाऊँगा, सबसे पहले बोलूँगा कि आईडी बनानी है, जो कि एक इंटीजर वैल्यू होगी और अनसाइंड होगी, ठीक है। फिर कॉमा, नेम चाहिए मुझे, जो कि वेरकेर से बनेगा। वेरकेर में हम लोग 30 कैरेक्टर्स लेने वाले हैं। अब आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो आप लिख रहे हो, ये आप जिस तरीके से लिखोगे वैसे यूज किया जाएगा। ये तो सिंटेक्स है, या वेरकेर में वी कैपिटल स्मॉल लेटर कुछ भी लिख सकते हो, बट ये एज इट इज लिखना है, जैसे हम लिखेंगे वैसे, या जैसा जो नाम हमें चाहिए वैसा। फिर ईमेल में वेरकेर 30 कैरेक्टर्स। फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो कॉन्टैक्ट में हम लोग वेरकेर ही ले रहे हैं, बट कॉन्टैक्ट में हम लोग 10 कैरेक्टर्स का वेरिएबल कैरेक्टर ले रहे हैं। फिर हम डीओबी की बात कर रहे हैं, तो डीओबी में हम ले रहे हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए, और डिफॉल्ट नल। हो सकता है कि अभी हम लोगों को स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ ना मिले तुरंत, तो मैंने डिफॉल्ट में क्या लिख दिया है, नल। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या रह सकता है, नल रह सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हमने क्या रखा था, जेंडर, तो जेंडर ले आते हैं। और इनम, इनम के अंदर हम दो चीजें रखेंगे यहाँ पर, एम और कॉमा एफ। फिर इसके बाद में हम आ जाएंगे फादर्स नेम पे, फादर्स नेम पे, फादर नेम में वेरकेर 30 कैरेक्टर्स अगेन। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एड्रेस की, तो एड्रेस बहुत बड़ी साइज का होगा, तो हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे। तो एड्रेस जो होगा वो एक टेक्सचुअल वैल्यू होगा, और हो सकता है कि एड्रेस अभी ना डाला हो तो बाय डिफॉल्ट आप नल भी डाल सकते हो, बट हम नल नहीं डाल रहे हैं। एड्रेस के बाद मुझे चाहिए पिन कोड, तो पिन कोड वेरकेर से ही मैं सेव करूंगा 6 कैरेक्टर्स का। उसके बाद हमें चाहिए सिटी का नेम, तो सिटी का नेम जो होगा वो भी एक वेरकेर ही होगा, और किसी भी सिटी का नाम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होगा, तो कितना बड़ा हो सकता है या कितना कैरेक्टर्स का हो सकता है, तो हमने मान लिया कि बड़ा से बड़ा 20 कैरेक्टर का नाम होगा। कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जब मैंने यहाँ पर स्कूल लिखा है, तो स्कूल में SCHOOL ये 6 कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं स्पेस देके कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मान लो कि मैं यहीं पे आपको ऊपर एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं WS क्यूब टेक लिखता हूँ, तो यहाँ ये 5 कैरेक्टर्स थे, स्पेस को मिला के 6 कैरेक्टर्स और 4 कैरेक्टर्स और हो गए। सेम मैं अगर मेरा नाम लिखूंगा इधर, तो ये 9 कैरेक्टर है, स्पेस को मिला के 10 कैरेक्टर्स हो गए, और फिर 4 कैरेक्टर्स और हो गए।
तो ये कैरेक्टर्स हैं और आप यहाँ पर क्या बोल रहे हो, आप यहाँ पर बोल रहे हो कि 20 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो किसी भी सिटी का नाम 20 कैरेक्टर से ज्यादा तो क्या ही होगा। फिर उसके बाद में हम स्टेट का नाम सेव करना चाह रहे हैं, तो स्टेट का नाम भी हमने बोल दिया कि 20 कैरेक्टर्स का हो सकता है। ये आपने एक पूरा क्या बना दिया, पेपर स्कीमा को कोड में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम जब रन करेंगे तब पता चलेगा, हो सकता है कुछ एरर्स भी हो, बट हमने एक तरीके से पूरी टेबल बना के रेडी कर दी। बेसिक टेबल है, आईडी है, नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फादर नेम है, एड्रेस है, पिन कोड है, सिटी और स्टेट है। इसके अलावा अगर आपको कुछ याद में आता है तो आप इनमें चीजें लिख सकते हो। अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो आप नीचे देखेंगे एक कमांड जो था वो मेरा चल चुका है और मैसेज आ गया है, टेबल क्रिएटेड। अब यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ और टेबल्स में जाता हूँ, स्टूडेंट नाम की टेबल आ चुकी है। और स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डेटा कैसे कैसे सेव किया जा सकता है। तो टेबल बनाना बहुत सिंपल है, बहुत कोई मुश्किल का काम नहीं है। आपको कुछ बेसिक डेटा टाइप्स पता होने चाहिए और टेबल बन जाती है इजीली। ये हमने टेबल बनाई, पहले हमने पेपर स्कीमा बनाया। पेपर स्कीमा यानी जिस तरीके से हमारा टेबल दिखनी चाहिए, इस पेपर स्कीमा को हमने एक एक्चुअल स्कीमा में कन्वर्ट किया क्रिएट टेबल वाले कमांड से। अब सेम नेक्स्ट हमारे पास में एक और टास्क है कि हमारे पास में एक और टेबल है जिसके अंदर एम्प्लॉइज है। स्टूडेंट्स हमने बना लिया, एम्प्लॉइज की टेबल है। अब एम्प्लॉइज के अंदर हम एक पेपर स्कीमा फिर से बनाएंगे। तो इधर से आ जाते हैं एम्प्लॉय की टेबल और इसमें आपको एक पेपर स्कीमा बनाना है। तो सबसे पहले हमें आईडी चाहिए, सॉरी नॉट आईडी, सबसे पहले हमें कॉलम्स क्या होने चाहिए, डेटा टाइप क्या होना चाहिए कॉलम्स का, उसके बाद में रेंज क्या होनी चाहिए और कुछ एक्स्ट्राज अगर लगाने हैं तो वो हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं। तो आईडी तो फिक्स है सबके अंदर, मतलब कितने भी आप जितने भी रिकॉर्ड्स या जितनी भी टेबल्स आप बनाओगे उन सब में आईडीज मैंडेटरी होगी और आईडीज हमेशा इंटीजर होगी। तो यहाँ पर इंट भी लिख देते हैं और आईडीज हमेशा अनसाइंड होगी। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं तो आईडी के बाद में उस एम्प्लॉय का नेम आएगा। नेम अगेन नाम है तो वेरकेर यहाँ से डाल सकते हैं। वेरकेर के अंदर हमने इधर डाल दिया कि कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स अगेन हो सकते हैं, कोई रेंज नहीं, या रेंज इनकेस हम बोल भी रहे हैं तो हम 30 कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, यानी वेरकेर में 30 हमने लगा दिया। फिर हमारे पास उस एम्प्लॉय का ईमेल भी आएगा, ईमेल भी वेरकेर में हमने डाल दिया और 40 कैरेक्टर्स हमने लगा दिए। बट ये जो 40 कैरेक्टर्स हैं उसमें हम बोल रहे हैं कि ईमेल शुड बी यूनिक, क्योंकि एम्प्लॉयज की बात हो रही है, वो अपने पेरेंट का डेटा नहीं लेके आ रहे हैं, तो इट शुड बी यूनिक। यूनिक मतलब कि जिस एम्प्लॉय का ईमेल आईडी एक बार आ गया है इसमें, उसके अलावा उसके जैसा ईमेल आईडी किसी और का नहीं हो सकता। अगेन सेम उस एम्प्लॉय का डीओ भी होगा, तो जो हम लोगों ने वही स्टेप्स जो पीछे किए थे, इसलिए मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। और डीओ के बाद में हमारे पास क्या होगा, लेट्स से जेंडर होगा तो हम इनम मेंशन कर देंगे। और हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो हम यहाँ इनम के बाद में हम यहाँ जेंडर के बाद में उस एम्प्लॉय के सैलरी पे बात कर रहे होंगे कि उस एम्प्लॉय की करंट सैलरी क्या है। फिर हम उसकी ज्वाइनिंग डेट की बात कर रहे होंगे कि ज्वाइनिंग कब हुई थी, तो ज्वाइनिंग अंडरस्कोर डेट। तो ज्वाइनिंग डेट जो होगा वो डेट टाइप से होगा, यानी डेटा टाइप डेट होगा। सैलरी जो होगी वो डेसिमल टाइप में होगी। तो हम यहाँ मान के चलेंगे कि किसी की भी कितनी भी बड़ी सैलरी हम कंसिडर करें तो 6 कैरेक्टर्स हमने यहाँ मान लिए आगे, डॉट पीछे 2 कैरेक्टर्स मान लिए। तो हम इतनी बड़ी सैलरी जो है वो अगर किसी को दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 6 कैरेक्टर्स आ गए और पीछे पॉइंट ये कैरेक्टर्स हैं। तो हम पर मंथ सैलरी के हिसाब से लेट से यहाँ बात करें, या पैकेज की अगर आप बात कर रहे हो, आपको बड़ा नंबर चाहिए, हो सकता है आप बोलो कि सर कोई बंदा 1 करोड़ रुपए के पैकेज पे है तो वो यहाँ कैसे एंटर करेंगे हम लोग, तो फिर हम डेसिमल पे नहीं जा पाएंगे, तो हमें इससे बड़ी वैल्यू यानी हमें दूसरे डेटा टाइप पे जाना पड़ेगा। तो इधर आके वापस अगर हम बात करें तो फिक्स्ड या फ्लोटिंग पॉइंट यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैसे तो द मैक्सिमम नंबर डिजिट ऑफ डेसिमल इज 65, ऑल्दो हमें दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैक्सिमम 65 नंबर्स सेव कर सकता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे 6788,2, ये हमारा डेसिमल हो गया। तो रेंज हो गई हमारी 8,2, रेंज के अंडर ही मैं डाल रहा हूँ। सैलरी ऑब्वियसली यूनिक नहीं हो सकती किसी की भी। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारे पास आ गई। और क्या क्या आ सकता है इस एम्प्लॉय की डिटेल्स में, तो लेट से आपने बोला कि सर आधार कार्ड नंबर भी ले लेते हैं, तो आधार नंबर, पैन नंबर। अब आधार नंबर पैन नंबर जो है हमें वेयर कैर ही रखना पड़ेगा, नंबर हो नहीं सकते इसमें, और लेट से वेयर कैर भी नहीं, कैर ही रख सकते हैं इधर, क्योंकि हमें पता है कि आधार नंबर फिक्स डिजिट का है
और जो हमारा पैन नंबर है वो भी फिक्स डिजिट का है, तो उतने ही फिक्स डिजिट आई गेस आधार नंबर 16 डिजिट का होता है और पैन मुझे भी आइडिया नहीं है, तो हम लोग अभी गूगल कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पर कुछ कुछ चीजें बना दी। अब मान लो ये एम्प्लॉय के अकाउंट की ही बात हो रही है, तो एम्प्लॉय का जो पासवर्ड है वो भी इधर सेव हो सकता है कि एम्प्लॉय का जो अकाउंट है वो पूरा यहीं से मैनेज होगा। और पासवर्ड हम यहाँ पर एक लिमिट डाल सकते हैं कि मैक्सिमम हम कितने कैरेक्टर्स का पासवर्ड अलाउ करेंगे, तो हमने बोल दिया कि हम यहाँ 255 कैरेक्टर्स का पासवर्ड अलाउ करेंगे। अब 255 कैरेक्टर्स का पासवर्ड कोई नहीं डालेगा, बट अगर पासवर्ड को मान लो कि इनकोड करके सेव किया गया है, तो हमने बोल दिया कि 255 कैरेक्टर्स का पासवर्ड हम यहाँ अलाउ करेंगे। तो ये हम लोगों ने क्या किया, एक स्कीमा बना लिया। अब पेपर स्कीमा को अगेन यहाँ कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, तो मैं इन सभी को कमेंट कर दूंगा। तो ये पूरा का पूरा हमने कोड कमेंट कर लिया। अब इधर से हम एक टेबल वापस से बनाएंगे, तो क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम एम्प्लॉय ही रखना है हमें। और इस टेबल के अंदर आप क्या करोगे, तो इस टेबल के अंदर आप यहाँ से आईडी से स्टार्ट करोगे, आईडी इंटीजर अनसाइंड, और उसके बाद में यहाँ पर मैं यूनिक लिख देता हूँ। ऑल्दो यहाँ पर यूनिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम प्राइमरी की बनाएंगे फ्यूचर में, बट अभी के लिए मैंने लिख दिया कि आईडी यूनिक होनी चाहिए। फिर नेम पे आ जाते हैं, नेम वेरकेयर होना चाहिए और वेरकेयर में 30 कैरेक्टर्स होने चाहिए, नेम यूनिक नहीं हो सकता। ईमेल जो है उसमें वेरकेयर में 40 कैरेक्टर्स होने चाहिए एंड 40 कैरेक्टर्स होंगे और ये यूनिक हो सकता है, ठीक है, या यूनिक हो सकता नहीं, होना ही चाहिए। फिर उसके बाद में DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, तो वो एक डेट होगी। फिर उसके बाद में जेंडर की बात करेंगे, तो जेंडर में हम ईनम। अब ईनम में आप 3 चीजें रख सकते हो, आप लेट्स से मेल फीमेल और एक अदर का ऑप्शन दे सकते हो इन केस आपको लगता है कि वो होना चाहिए, तो या नॉट स्पेसिफाई के लिए आप n लिख सकते हो कि कोई स्पेसिफाई ना करना चाहे तो वो n में चला जाएगा। उसके बाद में हम लोग आएंगे यहाँ पर सैलरी पे बात करेंगे, तो सैलरी पे डेसिमल में रखूंगा यहाँ, और डेसिमल में हम यहाँ पर क्या करेंगे 8,2 लगा देंगे, या लेट से हमें जितना जो लगाना था डेसिमल के अंदर 12,2, 12 कैरेक्टर्स होंगे जिसमें से पीछे 2 डेसिमल वैल्यूज होगी, या आपको लगता है कि हमारे को डेसिमल वैल्यूज होगी नहीं तो 0 लगा दो। फिर उसके बाद में आएगी ज्वाइनिंग डेट जिसमें आप टाइप इक्वल टू डेट ले लोगे। फिर आधार नंबर जिसमें आप कैरेक्टर्स लोगे कितने, तो मुझे चाहिए 16 कैरेक्टर्स का आधार नंबर। फिर मेरा पैन कार्ड यानी पैन नंबर, पैन नंबर भी कितने कैरेक्टर्स का होता है गूगल कर लेते हैं, इंडियन पैन नंबर, ठीक है, तो पैन नंबर होता है 10 कैरेक्टर्स का, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक होता है इसलिए वेर कैर हमने कैर लिया है वैसे भी। उसके बाद में हमारे पास क्या है पासवर्ड, तो हमने बोला पासवर्ड जो है वो हमारे यूजर का होगा और पासवर्ड हम वेर कैर लेंगे 255। अगेन मैं वही बोलूंगा कि 255 कैरेक्टर्स का किसी का पासवर्ड नहीं होगा, पासवर्ड तो 1 2 3 4 5 6 7 होगा, बट उसको सेव करते टाइम पे हम इनकोड करेंगे ताकि कोई डेटाबेस में से भी उसको पढ़ ना पाए। तो ये हमने कुछ कुछ एक टेबल बना ली और यहाँ से अगेन टेबल पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो क्रिएट टेबल का कमांड रन हो गया। इन केस कोई एरर आएगी, यहाँ डायरेक्ट कभी एरर नहीं आती, एरर पहले यही दिखने लग जाती है, तो इन केस कोई एरर आएगी तो आपको यही दिख जाएगी। और अब ये कमांड आपका एग्जीक्यूट हो गया तो आप देखोगे तो एम्प्लॉयज का ये स्कीमा बन के रेडी है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये हम लोगों को दिखा रहा है। आप देखोगे यहाँ 2 चीजें हैं, आईडी और ईमेल, आपको बोल्ड दिख पाए और आपको आइडिया लग पाए कि ये भी यूनिक है ये भी यूनिक है, इसलिए इनको बोल्ड बनाया है। स्टूडेंट वाला स्कीमा खोलते हैं तो स्टूडेंट वाले में मैंने किसी को यूनिक नहीं बनाया था, बट यहाँ पर मैंने इन दोनों को यूनिक बनाया है। तो आप लोगों को मोटा मोटा लेवल पे आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से टेबल्स बनती है। टेबल्स को हमेशा आपके पास में एक टास्क है, उसमें आपको पहले पेपर स्कीमा निकाल लेना है। काफी लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है, काफी लोगों को देखा है जो टेबल में बेसिक चीजें डाल देते हैं, फिर अल्टर कमांड चलाते जाते हैं, बार बार नए नए चीजें ऐड करते जाते हैं। बट ऐसा करना क्यों है? हमारे जो कॉलेज में सर थे वो हमेशा कहते थे कि जो डेटाबेस पढ़ाते थे वो कहते थे कि आप पहले पेपर स्कीमा बनाओ, पेपर स्कीमा बना के थोड़ा सा रिसर्च करके चाहे 10-15 मिनट लगे, पूरा स्कीमा बना लिया आपने। अब आपको पता है कि मुझे किस टाइप का डेटा सेव करना है, क्योंकि मैं अगर एक लेट से ग्रोसरी शॉप का डेटा बना रहा हूँ तब डेटा टाइप्स भी अलग होंगे या डेटा भी अलग टाइप का होगा, रेंज अलग होगी। जब मैं स्कूल का डेटा टाइप ये डेटाबेस बना रहा हूँ तब सब कुछ चीजें अलग होगी। तो प्रॉपर थोड़ा सा बैठ के आपने पेपर स्कीमा बनाया, उस पेपर स्कीमा का कोड लिखा और कोड आपने इंप्लीमेंट कर दिया, हो गया आपका काम। तो यहाँ हम लोगों ने दो टेबल्स बना के देखी जिससे आपको आइडिया लग गया होगा। डेटा टाइप्स आपने देखे हैं कहाँ से आप चेक कर सकते हो और डेटा टाइप्स आपको थोड़ा डिटेल में और भी पता चल जाएंगे। ये दो जो
आप ये जो सेकंड टास्क देख रहे हो ये आपके लिए है अकाउंट होल्डर, स्टाफ और डिवाइसेस का एक बैंक का डेटाबेस बनाना है और इसके अंदर ये जो टेबल्स हैं वो बनानी है। अगर आप एक वेब डेवलपमेंट एस्पिरेंट हो और चाहते हो एक प्रॉपर गाइडेड मेंटोरशिप जिससे आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन पाओ और एक अच्छे जॉब गेन कर पाओ, तो WS क्यूबटेक का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स सिर्फ आपके लिए है। इस कोर्स में हम आपको 360 डिग्री फुल स्टैक के बारे में समझाते हैं, मतलब हम आपको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को कवर करते हुए फुल स्टैक कैसे काम करता है ये समझाते हैं, जिसमें हम प्रॉपरली मर्न स्टैक को यूज करते हैं, यानी MongoDB, रिएक्ट, एक्सप्रेस, Node.js एंड ऑब्वियसली Next.js। सो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो या अगर आप इस कोर्स की डेमो क्लास अटेंड करना चाहते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे आप क्लिक करके अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी टाइप की डेमो क्लास बुक कर सकते हो।